स्टोरी स्टार्ट होती है एक टफ गाय से जो बेड पे पड़ा है और उसके पास एक ब्लैक लेदर आउटफिट पड़ा हुआ है, जिससे तुरंत समझ आ जाता है कि पहला विक्टिम ऑलरेडी गिर चुका है। वो उठता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा सा, और कहता है, अरे मैं होटल में कैसे, मैं अपने बेड में क्यों नहीं हूँ। साइड में देखता है तो एक वाइल्ड और ब्यूटीफुल लड़की लेटी होती है और सोचता है, ओए ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, क्या मेरी रात भी इतनी वाइल्ड थी। तभी उसके फोन पे एक कॉल आता है, एक लड़की का नाम शियाओ जा। उसे तुरंत याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उससे कॉलेज के पहले साल में रिजेक्ट किया था, और अब वही लड़की सामने खड़ी है चिल्लाते हुए, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हमारा हीरो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है, ये पागल लड़की मुझे ब्लॉक कर चुकी थी व्हाट्सएप पे, अब फिर से ऐसे बिहेव कर रही है जैसे हम अभी भी साथ हैं। फिर वो अपना फोन देखता है और तब उसे शॉक लगता है, क्योंकि डेट पुरानी है, मतलब ये फेमस री-इनकार्नेशन वाली सिचुएशन है। शियाओ जा मैसेज कर रही होती है, जैंग चोंग तुम गिफ्ट्स देने में इतने स्लो हो, इसीलिए तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, अब गायब हो जाओ क्योंकि तुम पूरा मूड खराब कर रहे हो। हीरो गुस्से में बाल खींच लेता है, मैं तो समझा था ये मुझसे प्यार करती है, हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब सब कुछ दोबारा हो रहा है। वही पुराने मैसेजेस, वही गिफ्ट ड्रामा। पहली लाइफ में वो अंधा था प्यार में, अपनी इज्जत भी भूल गया था, पर इस बार नहीं। इस बार वो खुद का रिस्पेक्ट करेगा और सीधा कहता है, जाओ जा, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। लड़की शॉक में कहती है, क्या बोल रहे हो चंग, तुम सोच रहे हो तुम मुझे छोड़ दोगे। वो कामली जवाब देता है, पागल तो तुम हो गई हो क्या, मैं जब चाहूं तब ब्रेकअप कर सकता हूं, बाय। लड़की फिर कहती है, रीजन तो बताओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हीरो कहता है, बस इतना ही रीजन है, हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है, बस बाय। लेकिन उस लड़की को पूरा यकीन है कि वो बाद में उसके पास माफी मांगने जरूर वापस आएगा और उसके लिए अब रोना धोना बेकार है। हो वाओ। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि अपनी पिछली लाइफ में उस लड़की ने उसे 2 बार चीट किया था। बेचारा एकदम अल्टीमेट का कोल्ड बना हुआ था। तभी फाइनली हमारे असली हीरो एंट्री मारते हैं। हाँ भाई, वो फेमस सिस्टम। हमारा बंदा ऊपर देख रहा होता है, ऐसे जैसे सुपरमार्केट में पापा छोड़ के चले गए हों, और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है भाई। फिर वो उठकर चेक करता है, स्क्रीन पे लिखा आता है बंदा 18 साल का है पर दिखता 85 का है। वाह भाई, लाइफ पूरी रीसेट हो गई, अब और क्या चाहिए। लेकिन अब सिस्टम बताता है अब तू कमाएगा $0.10 पर सेकंड, मतलब $8,000 एक दिन का। हमारा टफ गाई खुशी से पागल हो जाता है, अरे वाह, पर सेकंड पेमेंट, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और उसके साथ मिलता है एक स्टार्टर किट। जैसे ही वो डिसाइड करता है उसे ओपन करने का, एक येलो ब्रिक गिरती है टेबल पे। उसमें लिखा होता है 10 मिलियन इनिशियल कैश, एक कार और एक नई एबिलिटी, लोगों की फ्रेंडशिप स्कैन करने की। पैसा तो समझ में आता है, पर ये फ्रेंडशिप एनालाइज वाला सिस्टम क्या है ये उसे समझ नहीं आता। तब वो बोलता है, ए आर्टिस्ट, तुमने क्या पूरी विल पावर लगा दी मुझे वाइट ग्लो अटैक देने में, चल निकल बुढ़े। और फिर हमारा हीरो नया स्किल टेस्ट करने का डिसाइड करता है। जिस लड़की के साथ वो था उसका नाम आता है यूकोंग, और हीरो कहता है, क्या बकवास नाम है भाई यूकोंग, 25 साल की, हाइट सिर्फ 1.5 मीटर और लगती है 93 की। वाह भाई, क्या स्टार्ट है। उसके फ्रेंडशिप लेवल में लिखा होता है 60, जो नॉर्मल है, कुछ खास नहीं। पर फिर उसकी नजर पड़ती है प्राइवेसी वैल्यू पे और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या होता है। क्यूरियोसिटी में क्लिक करता है और पता चलता है ये नंबर एक्चुअली बताता है कि उस इंसान ने लाइफ में कितने लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है। हीरो शॉक में कहता है, अरे भाई, ये तो रेड पिल वालों का सपना है। और वो सोचता है, अगर इसका नंबर 1 है तो इसका मतलब मैं ही पहला था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हीरो जियाओ जा को बार में कॉल करता है, पर ऑब्वियस है वो फोन नहीं उठाती, बेचारा ककोल्ड रह गया। लेकिन वहीं उससे वो टफ गर्ल यूकॉम मिल जाती है जो रो रही होती है। दोनों ने थोड़ा ज्यादा ही पी रखा होता है और शायद इसी वजह से फ्रेंडशिप लेवल लो होने के बावजूद दोनों का कनेक्शन बन जाता है। अगली सुबह लड़की उठकर शौक में पूछती है, तू ऐसे मुझे क्यों घूर रहा है जैसे बाजार में मुर्गा देख रहा हो। हीरो थोड़ा ऑकवर्ड होता है और वो पूछती है, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है या स्माइल कर रहे हो। हीरो कहता है, नहीं, मैं बस सोच रहा था कल रात क्या हुआ था। लड़की फिर कहती है, तो फिर रात के बीच में ये सांस भरना क्या था। हाँ वाह भाई, बोल्डनेस की बात ही अलग है। हीरो कहता है, यार रिग्रेट तो सिर्फ एक ही चीज का है, काश मैं तुमसे पहले मिला होता। और तभी सिस्टम तुरंत उसे एक नई एबिलिटी दे देता है, क्विक टंग मैक्स लेवल। मतलब अब उसके टंग के सारे मसल सेल्स की पावर और फ्लेक्सिबिलिटी फुल बूस्ट पे है। भाई लगता है सिस्टम ने वो छुपा हुआ फीचर निकाल दिया जो पीट डिड्डी के पास था। अब हमारा हीरो डिसाइड करता है, चलो स्किल का टेस्ट तो अभी ले ही लेते हैं, और बस यूज कर लेता है बॉडी का सबसे पावरफुल मसल। सीन में क्लियरली दिख रहा होता है कि ये एक सीक्रेट एबिलिटी है, क्योंकि लड़की कहती है, यू आर रियली गुड एट किसिंग। ये तो कंप्लीटली अलग था। भाई अब लोगों को अपनी टंग ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी, गुड लक विद दैट। कम से कम हमारा हीरो तो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है। थोड़ी देर बाद वो फिर से बेड में उठता है और उसके पास पैसे पड़े होते हैं। ये क्या हो गया, उसके दिमाग में वही सवाल जैसे हम सब सोच रहे हों। उसे लगता है, क्या मुझे यूज करके छोड़ दिया गया।
लड़की ने 10,000 युआन छोड़ दिए होते हैं और लिखा होता है लास्ट नाइट वॉज वर्थ एवरी पेनी। हीरो शॉक में सोचता है ये लड़की तो पागल है, अपना फर्स्ट टाइम मेरे साथ किया और ऊपर से पैसे भी दे दिए। बेचारे को थोड़ा गिल्ट भी होता है, पर नंबर तो मिल नहीं पाया। फिर उसकी नजर पड़ती है एक क्रिटिकल कार्ड पे जो सिस्टम ने उसे पहले दिया था। उस कार्ड में लिखा है जो भी तुम खर्च करोगे उस अमाउंट को 1x से 50x तक मल्टीप्लाई होने का चांस है, बस 100,000 चाइनीज कॉइन से कम होना चाहिए। मतलब कुछ खास बड़ा लिमिट नहीं है, पर फिर भी हीरो एक्साइटेड हो जाता है। अब उसके दिमाग में एक ही थॉट है, मैं वापस पास्ट में आया हूं और मेरे पास सिस्टम भी है, तो अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट बनूंगा, क्योंकि अब उससे पहले से पता है कौन से कंपनीज फ्यूचर में बड़े नाम बनने वाले हैं। अब उसका पहला गोल है जितना हो सके पैसा जमा करो और उन स्टार्टअप्स के शेयर्स खरीद लो। सीन में नरेशन जैसे कहती है, क्या तुमने कभी वो बेयर देखा है जो पानी के किनारे खड़ा रहता है और पेशेंटली वेट करता है फिश के आने का? बस हीरो भी वैसे ही है, ह्यूमन वर्जन ऑफ दैट बेयर। एक हॉट गर्ल एक फैंसी कार के साथ खड़ी है ओनर का वेट करते हुए, और हमारा हीरो वहीं खड़ा है रियल स्टेट, बिजनेस और पैसा बनाने के सपने देखते हुए। जब अचानक वो हंट्रेस एक फ्लाइंग किस बेचती है और पूछती है ये हैंडसम गाय की कार है क्या? प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ देखता और कहता है अरे भाई ये पागल वाली आ गई। फिर चिल मोड में बोलता है हाँ हाँ क्या हुआ? वो लड़की सीधी बात करती है और तुरंत पूछती है कि क्या वो उससे एक जगह छोड़ सकता है क्योंकि उसे अर्जेंट घर पहुंचना है। उसके ऐप में लिखा था कि उसके किचन के पाइप पूरी तरह से चोक हो गए हैं। ये वाली तो सच में डायरेक्ट निकली। प्रोटैगनिस्ट फ्रेंडशिप स्कैनर एक्टिवेट करते और देखता है उसका नाम है चैन ली की, लेकिन उसका प्राइवेसी लेवल सिर्फ 28 है। वाह भाई, मतलब फ्रेंडशिप 90 तक पहुंच गया है, पर ये लड़की तो काफी एक्सेसिबल लग रही है। प्रोटैगनिस्ट भी शॉक और कंफ्यूज्ड होता है कि बस अभी तो मिले और इतना हाई फ्रेंडशिप लेवल कैसे हो गया। फिर भी वो इग्नोर करके थोड़ा कंफ्यूज सा कार में बैठ जाता है और फिर भाई उसने उसकी जबरदस्त क्लास ले ली। बोलता है अरे मैडम, तुम्हारे किचन की पाइप तो पहले ही 28 भैया अनक्लॉक कर चुके हैं, अगली बार उन्हीं में से किसी को बुला लेना। लड़की वहीं हवा में चूर बन गई। वो सोचती है ये कैसे जानता है कि मेरे 28x थे। वो उदास होकर बोलती है हर दिन थोड़ी मिलता है कोई हैंडसम और पैसे वाला लड़का। तभी पास में खड़ा एक बुढ़ा आदमी सुन लेता है और तुरंत आ जाता है। अरे यंग लेडी, मैंने सुना तुम्हारे पाइप में प्रॉब्लम है, मैं 30 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। लेकिन वो लड़की सीधा बोलती है दूर रहो बुढ़े। बुढ़ा हैरान होकर कहता है अरे यंग लेडी, वो क्यूट लड़का तुम्हारे पाइप फिक्स नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। और फिर वो चीकी लड़की गुस्सा होकर चिल्लाती है बाहर निकल यहाँ से बदतमीज। वो लड़की गुस्से में बोलती है कि ये बुढ़ा उसे बॉदर कर रहा है। आसपास के लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वो बुढ़ा समझ नहीं पाता कि सब हंस क्यों रहे हैं। तब एक लड़का मजाक में बोलता है अरे बुढ़े, तू समझ नहीं रहा, ये लड़की पाइप्स अनक्लॉक करवाने की बात नहीं कर रही, ये तो कुछ और अनक्लॉक करवाना चाहती है। बुढ़ा सोचता है हाय रे, आजकल के यंग लोग तो बहुत फास्ट हो गए हैं। इतने में वो लड़की गुस्से में किक मार देती है और अपना जूता तोड़ लेती है। तब तक हमारा प्रोटैगनिस्ट रियल एस्टेट एजेंसी पहुंच चुका होता है। उसने अपनी फैंसी कार पार्क की, लेकिन वहां का एजेंट सोचता है लो आ गए ये रिच किड्स जो पापा की कार लेके इधर उधर घूमते हैं और सबको तंग करते हैं। प्रोटैगनिस्ट कार से उतरता है फुल एटीट्यूड में, बिल्कुल मैक्स स्टील एक्शन फिगर जैसा पोज मार के। रिसेप्शन पे बैठी लड़की देखती है कि सब उसी को देख रहे हैं, मतलब अब इसे ही हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ी नर्वस होते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं मिस जिया हूँ, बताइए सर कैसे हेल्प कर सकती हूँ। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा मजाक में बोलता है एक बकेट फ्राइज ले आओ। ऑब्वियसली वो इधर फ्राइज खाने नहीं बल्कि घर देखने आया है। जिया ऑकवर्ड सी स्माइल करती है और फिर प्रोफेशनल टोन में घर दिखाना स्टार्ट करती है। जो एजेंट पहले उसे इग्नोर कर रहा था बेचारा सॉरी बोलता है। बिजनेस वर्ल्ड में पहचानना पड़ता है कौन सीरियस क्लाइंट है और कौन टाइम पास। जिया एक घर दिखाती है जो काफी कॉम्पैक्ट और मॉडर्न होता है, प्राइस भी रीजनेबल होती है और लोगों में ये मॉडल काफी पॉपुलर होता है। वो पूछती है सर ये कैसा लगा, पर जंग तुरंत बोलता है इसे इग्नोर करो, मुझे वो प्रॉपर्टीज चाहिए जो 1 मिलियन के आसपास हो। जिया समझकर लिस्ट चेक करती है और कहती है समझ गई सर, कोई स्पेशल प्रेफरेंस? जंग कहता है मुझे ऐसे घर चाहिए जो इजीली रेंट हो जाएं, मुझे कोई हाफ डन या इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, थोड़ा रेनोवेशन चलेगा, बस ओवरऑल परफेक्ट होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि शिया थोड़ी हेजिटेंट लग रही थी, मतलब क्लियरली वो इस जगह पे नहीं थी। उनका कम्युनिकेशन सिंपल था, लेकिन यही अच्छा लगा कि लड़की के पास कोई फेक सेल्स ट्रिक्स नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल सिंसियर लग रहा था। शिया 19 साल की है, हाइट 1.73 मीटर और बॉडी रेटिंग 90, मतलब यहाँ सब लोग 90-92 की रेंज में ही है। ये थोड़ी ऊपर निकली। अब प्राइवेसी वैल्यू जो पास पार्टनर से रिलेटेड थी वो 0 दिख रही थी, मतलब प्योर क्लीन स्लेट। अब वो कुछ छोटी छोटी हाउसेस दिखाती है, सब 8 लाख से लेके 1 मिलियन के बीच। प्रॉब्लम ये थी कि जैंग जानता था उसका क्रिटिकल हिट सिस्टम 1 मिलियन से ज्यादा पे एक्टिवेट नहीं होता, मतलब उससे सिर्फ 1 मिलियन की नीचे वाली प्रॉपर्टीज लेनी थी। शिया पूछती है सर और ऑप्शंस दिखाऊं क्या?
तब जैंग सोचता है कि कैसे वो मल्टीपल हाउसेज ले सकता है जो सब 1 मिलियन के आसपास हों ताकि उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तब वो कहता है, अच्छा सुनो, अगर तुम इन प्रॉपर्टीज का प्राइस थोड़ा नेगोशिएट करवा दो, सबको एग्जैक्टली 1 मिलियन तक ला दो, तो मैं सब 5 घर अभी के अभी खरीद लूंगा कैश में। शिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, सर आप सब एक साथ पे करेंगे? जैंग कैजुअली बोलता है, हाँ अभी करता हूँ, और रेंट मैनेज करने का काम भी तुम्हें ही दूंगा। ये सुन के लड़की के दिमाग में घंटी बजती है। 5 घरों का रेंट मैनेज करना और कमीशन लेना, मतलब मंथली कमाल कमाई। वो तुरंत कहती है, सर मैं अभी कर देती हूँ। तब तक वो बेचारा स्टाफ मेंबर जो पहले जैंग को इग्नोर कर रहा था, डोर के पीछे छुप के देख रहा होता है। सोचता है ये अजीब लड़का इतना पैसा लाया कहाँ से। 1 घंटे बाद मैनेजर आता है और बोलता है, सर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया, मिस शिया को 2% कमीशन मिलेगा। जैंग बोलता है, परफेक्ट, मुझे शिया पे पूरा भरोसा है, वो सब मैनेज करेगी और अगले डील्स के लिए मैं तुम्हें ही कॉल करूंगा। शिया लिटरली ब्लश कर रही होती है, खुश इतनी होती है कि 2% भी उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट बन गया था। और उसी मोमेंट पे क्रिटिकल हिट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बैंग मल्टीपल मल्टीप्लायर्स लग जाते हैं 50x 40x। अगर वो 8 लाख वाले घर लेता तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा होता। इस खर्चे के साथ ही सिस्टम लेवल अप हो जाता है। अब वो हर सेकंड 0.8 युआन कमा रहा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है अगर सिस्टम इतना रिवॉर्ड दे रहा है तो फिर उसे थोड़ा और खर्च करना पड़ेगा। तभी वो तुरंत जिया को कॉल करता है और कहता है कि उससे बात करनी है। पर जैसे ही वो ये बोलता है, लड़की के दिमाग में अलग ही इमेजिनेशन चल रही होती है। वो सोच रही होती है ये लास्ट बार नहीं होगा। बेचारी अपनी उंगलियां काट रही होती है। कैपिटलिज्म ने अच्छी लड़कियों को भी पागल बना दिया है। थोड़ा पैसा मिलते ही वो इल्यूजन में चल गई है। फिर भी वो थोड़ी हेजिटेंट लगती है और कहती है, शायद आज रात हम एक दूसरे को और अच्छे से जान सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है, तुम क्या बोल रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारा बैंक अकाउंट मांग रहा था। वो पूछती है, क्यों? तो वो बोलता है, तुम मेरी लकी स्टार हो और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हम मिलते रहें। ऑब्वियसली उसका मतलब सिस्टम के 50x रिवॉर्ड से था, पर लड़की कुछ और ही समझ रही होती है। कुछ मिनट बाद वो उसे 35,000 चाइनीज कॉइन्स भेज देता है और एक अजीब सा K-पॉप डांस करते हुए अपना हाथ सर पे रखता है। मुझे नहीं पता ये किस लेवल का सीन था, पर लड़की ने तो उसके लिए 200 मिलियन कमा कर दिए थे, तो ये रीजनेबल ही था। अब उनका फ्रेंडशिप लेवल 85 तक बढ़ गया है और चालाक लड़की QR कोड दिखाते हुए रेडी है डिनर के लिए। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसके फ्रेंडशिप पॉइंट्स 50 से सीधा 80 तक चढ़ गए हैं। मतलब पैसा बोलता है, दुनिया सच में अमीरों की है। वो दोनों व्हाट्सएप एक्सचेंज कर लेते हैं और जिया तो फुल एक्साइटेड है, अपने दिमाग में सोच रही है कि आज रात शायद सब कुछ हो जाए। उधर प्रोटैगनिस्ट चिल मूड में कहता है, अच्छा फिर मिलते हैं। पर लड़की को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उसे लगा था वो आज डिनर या कुछ प्लान करेगा, पर वो तो बस कार में बैठ के बोलता है, हasta luego, मतलब मिलते हैं, और चला जाता है। घर पहुंच के हम देखते हैं कि उसके माँ बाप भी हैं, जो इन स्टोरीज में रेयर होता है। यूजुअली 15 साल पहले ही मर चुके होते हैं। माँ उसके लिए वाटरमेलन काट रही होती है और पिता पूछते हैं, बेटा तू स्कूल ग्रेजुएशन ट्रिप पे क्यों नहीं गया? वो कहता है, पापा मैं शंघाई जाना चाहता हूँ, वहाँ यूनिवर्सिटी देखने। फादर कहते हैं, ठीक है मैं पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। माँ बोलती है, इतना स्पॉइल मत करो इसको, वरना ये मामाज बॉय बन जाएगा और कोई लड़की नहीं मिलेगी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद पिछली लाइफ में यही प्रॉब्लम थी। वो एक बीटा मेल था, लेकिन इस बार वो श्योर है एक अच्छी बहू लेकर आएगा। नेक्स्ट डे फ्लाइट का सीन होता है और वो उदास है कि उसे इकोनॉमी क्लास लेना पड़ा, क्योंकि सारे फर्स्ट क्लास सीट्स पहले ही बुक हो गए थे। प्रोटैगनिस्ट जैसे ही अपनी सीट लेने जा रहा होता है, तभी गलती से किसी से टकरा जाता है। और जैसे हमेशा होता है ऐसी स्टोरीज में, वहां भी एक प्रिटी लड़की होती है। एक और पोटेंशियल विक्टिम मिल गई। उस लड़की का नाम होता है जो यिंग और प्रोटैगनिस्ट बताता है कि ये उसकी सीट है। वो मुस्कुरा के कहती है, कोइंसिडेंस है, मैं भी यहीं पास ही हूँ। और जैसे ही कैमरा उसकी तरफ घूमता है, हम सोचते हैं, वाह मेरी बेटी तो फुल डायपर मोड में है। मतलब सीन फुल ऑकवर्ड हो गया। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक टिपिकल बीटा मेल की एंट्री होती है। वो आता है, लड़की को बुलाता है, मैडम आपके साथ ट्रैवल करना मेरे लिए ऑनर है, ये ट्रिप तो अमेजिंग होने वाली है। प्रोटैगनिस्ट विंडो सीट पर बैठा होता है, पर वो जो को कहता है, तुम यहाँ बैठ जाओ। बीटा तुरंत रिएक्ट करता है, छोटे भाई ये सीट लेडी के लिए है, प्लेन पर ऐसे सीट एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कामली बोलता है, हम साथ हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, और फिर चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन बीटा तो वीट्यूबर फैन निकला, नॉन स्टॉप बकबक करता रहता है, मिस आप शंघाई जा रही हैं? मतलब भाई प्लेन हवा में है, क्या पैराशूट लगा के बीच में कूदेगी? ऑब्वियसली वो शंघाई ही जा रही है। जो यंग उसकी बकबक इग्नोर करती है और अपना ध्यान प्रोटैगनिस्ट पे रखती है। पूछती है, तुम शंघाई किस काम से जा रहे हो? वो बोलता है, कुछ खास नहीं, बस एक सिंपल ट्रिप है। वो कहती है, नाइस, वेकेशन लेना भी जरूरी है। बेचारा बीटा कोने में बैठ के बोलता है, मैं भी 1 साल शंघाई में रहा हूँ, वहाँ बहुत स्कैमर्स हैं, होटल्स में धोखा मिलता है, संभल के रहना। फिर वो अपना फ्लेक्स स्टार्ट करता है, मैं एक अच्छा होटल में रुका हूँ, सब कुछ रेडी है, चाहो तो तुम भी वहाँ आ सकती हो। पर ऑब्वियसली जो यंग ने उससे पूरा इग्नोर कर दिया, विंडो के बाहर देखती रहती है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट बोलता है, भाई टेंशन मत ले, मैंने ऑलरेडी टैक्सी हायर कर ली है, वो मेरे साथ है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं।
लेकिन बीटा यहाँ रुकता नहीं। अब वो उससे एम्बैरेस करने के मूड में आता है। बताओ तुम किस होटल में रुक रहे हो? प्रोटैगनिस्ट कैजुअली बोलता है, एक जगह है अमन योंग युन। जैसे ही वो सुनता है बीटा का चेहरा उड़ जाता है। ये तो एक सुपर लग्जरी रिजॉर्ट है जहां बुकिंग मिलना मुश्किल होता है। तुरंत बोलता है, अजीब है, अगर तुम ऐसे महंगे होटल में रुक रहे हो तो इकोनॉमी क्लास में प्लेन क्यों लिया? फिर खुद ही बोलता है, मैं अभी वहां रुक चुका हूं और उनका एयरपोर्ट पिकअप होता है, तुम्हारा कैसे नहीं हुआ? प्रोटैगनिस्ट काम टोन में कहता है, मैंने वहां एक विला लिया है। सुनते ही बीटा शॉक्ड रहता है और जो यिंग के चेहरे पे भी सरप्राइज आ जाता है। उसे याद आता है उस विला का रेट तो 80,000 युआन पर नाइट है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा इतना रिच हो सकता है। वो कामली रिप्लाई करता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि असल में तो जो यिंग उससे भी ज्यादा रिच है। स्कूल के टाइम पर वो सिर्फ फेमस ही नहीं थी बल्कि पूरी स्कूल की सबसे प्रीटी लड़कियों में से एक थी। हर कोई जानता था कि जब भी वो स्कूल से पिक होती थी हमेशा एक लग्जरी कार आती थी और वो ऐसी लड़की थी जिसे देखकर ज्यादातर लड़के आंखों में आंखें नहीं मिला पाते थे। हमेशा चुपचाप पढ़ाई करती थी। लेकिन तब प्रोटैगनिस्ट सिर्फ शियाओ जैंग के पीछे पड़ा था और फिर धोखा खा गया था। सच्ची में बेवकूफ था वो। अब लगता है जो यिंग के घर में भी कुछ परेशानी चल रही है क्योंकि वो कहती है कि अब वो सेकंड जनरेशन रिच लड़की नहीं रही। एटमॉस्फेयर थोड़ा सैड हो जाता है तो प्रोटैगनिस्ट टॉपिक चेंज कर देता है। दोनों स्कूल के दिनों की बातें करने लगते हैं। जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगती है वो तुरंत अपना काम करता है। लड़की के स्टैट्स चेक करता है। एज 18, हाइट 172 सेंटीमीटर्स, अपीयरेंस 96, बॉडी 96। वाह, ये लड़कियां तो स्केली नेक्स कर रही हैं। आर्टिस्ट से पूछना पड़ेगा कि 100 का मतलब क्या है यहाँ। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि फ्रेंडशिप ऑलरेडी 75 पे है। शायद वो स्कूल के टाइम उसे देख रही थी और उसने नोटिस नहीं किया। थोड़ा स्ट्रेंज है ये। दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की के एंट्री के साथ जो कह रही है, वाओ गर्ल, तुम उसे रिसीव करने ये कपड़े पहन कर आई हो। लगता है रॉन्ग प्रोफेशन का यूनिफॉर्म चुन लिया है, पर चलो कोई बात नहीं, आज वो उसे रिसीव करने आई है और उसकी प्राइवेट ड्राइवर बनी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है अमन योंग होटल तो बड़ा प्रोफेशनल निकला, उनके ड्राइवर्स भी इंटरेस्टिंग है। फिर वो पूछता है कि जो यंग कहाँ रुकेगी। वो कहती है कि एक फ्रेंड के घर पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो टैक्सी ले लेगी। लेकिन वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम हमारे साथ ही चलो। फिर टैक्सी में बैठकर वो उस लड़की को ड्रॉप करने चले जाते हैं। इधर जंगचोंग छुप छुप कर सब देख रहा है। अंदर अंदर जल रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की एक स्काउंड्रल के साथ क्यों जा रही है। कुछ देर बाद वो लोग पहुंचते हैं जहां जोयंग रुकने वाली है। वो हमारे बॉय से कांटेक्ट मांगती है। वो कहता है प्रॉमिस मत भूलना और फिर QR कोड स्कैन कर लेता है। जंगजोंग अभी भी दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि कैसे उसे इंसल्ट करे, पर अब वो लड़की चली गई है तो वो कुछ नहीं कर पाता। आधे घंटे बाद प्रोटैगनिस्ट अपने विला पे पहुंचता है और सोचता है कि ये चॉइस तो परफेक्ट थी। वो सोचता है एक शावर ले लेता हूँ, जब अचानक फियर्स वन अंदर आकर मदद करने लगती है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है सर्विस कंप्लीट हो गया था ना? वो लड़की मुड़कर कहती है, जरा लाइफ में आओ, मैं बस तुम्हारा बैक वॉश करने आई हूँ। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, सोचता है ये सब थोड़ा अजीब है। वो कहने ही वाला होता है कि इतना ज़रूरी तो नहीं था, पर वो अपने छोटे ग्लव्स के साथ कहती है, आओ ना, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। हमारा हीरो भी सीधा बैठ जाता है, सोचता है वाह, ये तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है और ऊपर से उसका अपीयरेंस भी कमाल का था। अगर यहाँ कोई स्पेशल सर्विस मिलती तो वो कभी कंप्लेन नहीं करता। उसकी इमेजिनेशन तो फुल स्पीड पे चल रही है। सोच रहा है कि शायद वो एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर करे। वो पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं? लेकिन हमारा भाई अंदर ही अंदर सोच रहा है कि इस सिचुएशन में काम कैसे रहे। वो कहता है, अपनी रूटीन के बारे में थोड़ा बताओ, मुझे रिलैक्स होने में हेल्प मिलेगी। वो कहती है, आज रात एक VIP रिसेप्शन है, तुम चाहो तो आ सकते हो। वो पूछता है, क्या ओकेजन है? तो वो बताती है, कुछ प्लैटिनम मेंबर्स ज्वेलरी ऑक्शन कर रहे हैं। वो पूछता है, क्या कोई स्पेशल ड्रेस कोड है? तो वो कहती है, नहीं, बस ऐसे ही आ जाना, कुछ फैंसी नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो लड़की हमारे बॉय के साथ आती है और अनाउंस करती है, ये टाइटेनियम विलेज के गेस्ट हैं, इनका रिस्पेक्ट करो। फिर वो ये कहकर चली जाती है, एंजॉय योरसेल्फ। और हमारा हीरो सोचता है, अरे ये क्या, ना नाम मिला ना फ्रेंडशिप पॉइंट, ये तो NPC वाली ट्रीटमेंट थी। वो कॉरिडोर से चलता हुआ एक बड़े हॉल में आता है जहां लोग 5 मिलियन 4 मिलियन चिल्लाते हुए बिड कर रहे हैं। ऑक्शन चल रही है एक गोल्ड रोलेक्स पे। हर कोई एक्साइटेड है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जो फ्यूचर से आया है जानता है कि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। वो तुरंत आगे बढ़कर 15.5 मिलियन का बिड लगाता है। क्राउड हैरान रह जाता है, पर कोई पीछे नहीं हट रहा। बिड 16, 17, 18 मिलियन तक पहुंच जाती हैं। सब शॉक्ड हैं, ये 35 साल का लड़का इतना एग्रेसिवली बिड कर रहा है। ऑक्शनियर 3 बार गैवल बजाता है और अनाउंस करता है, सोल्ड $18 मिलियन। तभी कुछ अजीब लोग एंट्री करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मैं ही वोंग जैंग और ये चिन फैन। प्रोटैगनिस्ट उन्हें थोड़ा सस्पिशियस नजर से देखता है, सोचता है शंघाई के रिच किड्स मुझसे क्या चाहते हैं।
ब्लॉन्ड लड़का चिनफिन कहता है, मैं बिडर नंबर 8 था, मुझे भी वो वॉच चाहिए थी, पर लगता है तुम्हें ज्यादा पसंद आ गई। फिर पूछता है, तुम लग्जरी वॉचेस के एक्सपर्ट हो क्या? प्रोटैगनिस्ट बोलता है, नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं, पढ़ता भी नहीं, बस पहली बार कुछ नया ट्राई करना चाहता था। चिनफिन हैरान होकर कहता है, क्या बात कर रहे हो? कोई पहली बार में $18 मिलियन की वॉच खरीदता है क्या? ऐसे लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। हमारा लड़का बोलता है कि वो अभी अभी शंघाई आया है यूनिवर्सिटी देखने के लिए, और वो लड़के उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनके 18 साल में इतनी हिम्मत नहीं होती। फिर कहते हैं, आगे जब टाइम मिले तो साथ घूमेंगे। अजीब सा लड़का है, बहुत फ्रेंडली। दुनिया चालाक लोगों की होती है, जो चालाक नहीं वो बेवकूफ़। इस छोटी सी वॉच वाली बात में सिस्टम फिर लेवल अप हो जाता है और अब वो 1 युआन पर सेकंड कमाता है। बहुत लोगों के लिए ये लाइफ चेंज होता, लेकिन उसके लिए जो मैग्नेट बनना चाहता है ये अभी काफ़ी नहीं। जब वो सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो उसको दिखती है कैंग, जिसे वो शिया शाह बुलाते हैं, और फियर्स लड़की पूरी सज संजोकर उसको पहचानती है और कहती है वो वही लड़का है उस रात का, और वो मानते हैं कि वो उनकी सबसे अच्छी कंपनी थी। रात जबरदस्त थी और पैसे भी मिले। शिया गुस्से में पकड़ लेती है और कहती है वो समझी थी वो एक गरीब 18 साल का स्टूडेंट था, लेकिन अब पैसे वाला निकला। फियर्स लड़की उसके पीठ पे हाथ डाल के बोलती है वो सच में स्टूडेंट है, नए लेसन्स चाहिए, इसलिए विला रेंट लिया है इस एरिया में, बाद में वहां चलते हैं। लड़की का जुबान थोड़ी सी शेकी है और कहती है उसने बहुत पिया है तो उसको काम करना पड़ेगा। और तभी कोई कहता है, शिया शाह रुक जाओ, वो जोंग युआन है, उसका एक्स फियोंसे। बोलता है वो कुछ नहीं करेगी, पर वो कहती है जो वो करती है वो उसका मामला है। जोंग युआन उसका हाथ पकड़ता है और बेटा वार्निंग देता है कि चाहे जो हो जाए दोनों की शादी पक्की है। शिया बोलती है ना करेंगे। वो गंदा आदमी है जो अपनी फ्रेंड के साथ खेलता है। फिर जैंग उनके चेहरे के सामने पॉइंट करके कहता है एंगेजमेंट पार्टी हो चुकी है और फैमिलीज ने अग्री किया है, तो चाहे जो हो वहां उसको जबरदस्ती शादी के लिए ले जाएंगे। शिया कहती है वो घटिया और सिर्फ कवर चाहिए उसे मस्ती करने के लिए। फिर सिस्टम 2 ऑप्शंस देता है हमारे लड़के को, या तो जाके निंजा टर्टल कॉस्ट्यूम ले या इस आदमी को 2 थप्पड़ दे, फिजिकल एनहांसमेंट 3x पाले और बैड लक कार्ड मिल जाए। जोंगचन कहता है वो इस जिंदगी में कावर्ड नहीं बनेगा, और जब सिस्टम बताता है कि एनहांसमेंट से स्पीड, स्ट्रेंथ और रिकवरी बेटर होगी, तो वो पहला थप्पड़ मार देता है आदमी को और ऑरा फार्म करता है कहकर कि जिसने उसको बिट्रे किया उसका हक चला गया है। फिर दूसरा थप्पड़ भी मार देता है। कुछ लोग डरते हुए सोचते हैं अब क्या करें। प्रोटैगनिस्ट को चिल रहने को कहते हैं वरना अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन उस एक्शन से उसकी शिया के साथ फ्रेंडशिप 10% और बढ़ जाती है। होटल स्टाफ आ जाता है और लड़का जो मारा गया है पुलिस बुलाने लगता है कि उस पर अटैक हुआ, पर होटल पुलिस नहीं बुलवाना चाहता क्योंकि यहाँ बहुत अमीर लोग हैं और अगर पुलिस बुलाए तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। बेहतर यही है कि ये लड़का चुप रहे। शिया प्रोटैगनिस्ट को कहती है फिक्र मत करो, अगर तुम पुलिस बुलाओगे तो मैं बोल दूंगी ये गधा मुझे बॉदर कर रहा था और प्रोवोक किया, इसलिए मैंने ऐसा किया। बेचारा गधा बीच में बोलता है मैं पुलिस बुलाऊंगा। वो कहता है कैमरा चेक करेंगे और सबको इसका भुगतना पड़ेगा। इतना बोलता ही है कि बैकग्राउंड में एक आदमी मचेटे लेके चिल्लाता है, मेरी साली बीवी किसी और के साथ घूम रही है। अरे भाई, लगता है इसको अंदर आने दो, ये तो सबको मार डालेगा। अब जैंग्यू जमीन पर है, हाथ जोड़कर बचाव मांग रहा है और बस एक बंदा पहले ही गर्दन पर तलवार खा चुका है। इसी बीच सिस्टम फिर से पॉपअप देता है, ऑप्शन 1 शियाओ के साथ भाग जाओ, 300 युआन मिलेंगे, कुछ खास नहीं। ऑप्शन 2 क्रिमिनल को रोको, +5 अपीयरेंस मिलता है और एक नई स्किल ब्रेस्ट मसूर। अरे भाई, लगता है ये सच में थर्की सिस्टम है जहां सब स्किल्स लड़कियों को खुश करने से रिलेटेड मिलती हैं। प्रोटैगनिस्ट पहले तो सोचता है उस चोर को रोकना नहीं चाहता क्योंकि ऐसे करने से जैंग्यू बच जाएगा, लेकिन फिर सोचता है ये स्किल फ्यूचर में काम आएगी। तुरंत वो एनहांसमेंट कार्ड एक्टिवेट करता है जो उसे थप्पड़ मारने के बाद मिला था। सब पावर स्ट्रेंथ में डाल देता है और तुरंत महसूस होता है मसल्स अजीब तरीके से टाइट और स्ट्रांग हो गए। जब मचेटे वाला आदमी उसके पास आता है वो पहले से ही एंटिसिपेट करके मुंह पर एक सॉलिड मुक्का लगाता है। आदमी सीधा दीवार से टकरा जाता है। शिया और बेचारा बेटा दोनों शौक में देखते रह जाते हैं, ये कैसे किया उसने। पार्टी के सब लोग पूछ रहे हैं कौन है ये बैडएस जो एक ही पंच में गिरा दिया। पुलिस ऑफिसर भी आके कहता है शुक्रिया भाई, अगर तुम नहीं होते तो हालत बहुत खराब हो जाती, तुम हीरो हो। पर जांग यू तो अपनी बदनसीबी से हार नहीं मानता। पुलिस को कंप्लेंट करता है, ये लड़का मुझे मारा, वायलेंट नेचर का है, इस पे भरोसा मत करो। ऑफिसर लोगों से पूछता है सच है क्या? तब शिया शाह आगे बढ़कर बोलती है बिल्कुल झूठ, ये मुझे धोखा देने और जबरदस्ती शादी करने वाला था, फैमिली प्रेशर था। ऑफिसर बोलता है हाँ समझ गया। प्रोटैगनिस्ट अंदर से सोचता है ये लड़की तो पूरा केस क्लियर कर गई और उसे थैंक्स बोलता है, मैं कभी नहीं दूंगा जांग यू को फिर से तुझे छूने का मौका। ऑफिसर कहता है बस भाई लोग इमोशनल मैटर मत उठाओ, केस सॉल्व हो गया है। पुलिस जाने लगती है पर जांग यू फिर भी चिपका रहता है, इंसिस्ट करता है सीसीटीवी चेक करो।
तभी प्रोटैगनिस्ट को याद आता है उसके पास बैड लक कार्ड है। अरे ये तो लोगों पर बदनसीबी डालता है। इतने में उसका फोन बजता है। बैम से मैसेज आता है, आपके अकाउंट से 2 लाख युआन विड्रॉ हुए। वो शॉक में कहता है, मैं नहीं था, जल्दी रिकवर करो। और तभी एक औरत भागते हुए चिल्लाती है, किसी ने आपकी गाड़ी चलाने की कोशिश की और वो सीधा पेड़ से टकरा गई। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, ये बदलक कार्ड तो सच में तबाही मचा रहा है। वो तुरंत भागता है बाहर देखने के लिए कि क्या हो गया। शाओ शाओ को ये एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस लगता है और प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है कि इस लाइफ में क्रूअल लोग हमेशा सफर करते हैं, लेकिन मैं बोलूं तो ऑनेस्ट लोग भी सफर करते हैं, क्योंकि दुनिया अनफेयर है यार। सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उस रूम में जा रही अपनी मून शेप वाली बट के साथ, इसका मतलब नहीं कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट होती है। फिर वो आ जाती है और बोलती है कि उसकी बड़ी सिस्टर चेक करेगी कि प्रोटैगनिस्ट को फाइट में चोट तो नहीं लगी। फिर वो पूछती है कि क्या उसे बुरा लगता है कि उसका फियांसे आसा निकला। प्रोटैगनिस्ट बोलता है नहीं, वो सिर्फ शॉक्ड है कि वो बंदा इस तरह बिहेव कर रहा है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसके ग्रैंडफादर की हेल्थ बहुत खराब थी और पीस के लिए उसे मजबूरी में उस लड़के से शादी करनी पड़ी क्योंकि उसके पास पैसे थे। लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़का मेन को भी पसंद करता है और उसकी फ्रेंड के साथ भी इन्वॉल्व था। प्रोटैगनिस्ट उससे बोलता है कि टेंशन मत ले, अब उसे सफर नहीं करना पड़ेगा। और उसे अजीब लगता है कि प्रोटैगनिस्ट को इस रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं। अरे क्यों नहीं, क्या चाहिए तुमसे? फिर वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और चिन के पास झुककर बोलता है कि टेंशन मत ले, वो उसका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट डे मेड्स को पूरा रूम साफ करना पड़ता है और थोड़ी देर बाद प्रोटैगनिस्ट रेस्टोरेंट में होता है, जहां उसका एक दोस्त स्कूल ग्रुप में पोस्ट करता है कि उसका बर्थडे है और उसे एक बड़ी वॉच मिली है। प्रोटैगनिस्ट को आइडिया पसंद आता है और तुरंत शाओ शाओ से बोलता है कि अपने बर्थडे के लिए उसकी पैर यूज करना चाहता है। शाओ शाओ कंफ्यूज होकर पूछती है कि आज बर्थडे है क्या? वो बोलता है नहीं, बस मुझे लेग्स दे दो। वो बोलती है ठीक है, और फिर एक पोज, फिर दूसरा पोज, फिर तीसरा पोज देने लगती है। और भगवान जाने ये टोस्ट पर पांव क्यों रख दिया, आर्टिस्ट थोड़ा ज्यादा ही भाव में चला गया। भाई प्लीज अपने पर्सनल चॉइसेस स्टोरी में मत डाल। प्रोटैगनिस्ट सब फोटोज ले लेता है और सोचता है कि ठीक है, 18 साल में उसे कार नहीं मिली थी, लेकिन इस मशीन शाओ शाओ की स्पीड अनमैच्ड है। फिर वो फोटोज फ्रेंड ग्रुप में भेज देता है और सब शॉक हो जाते हैं। वाह, कुछ लोगों को घर मिला, कुछ को कार, किसी को RTX 5090, लेकिन सबने लड़की को प्रेफर किया। हालांकि सच कहूं तो 5090 भी पावरफुल होता है। थोड़ी देर बाद वो कार शोरूम पहुंचता है और बोलता है चलो भाई सब दिखाओ जल्दी। और लड़की पहले से ही वहां होती है, बोलती यहाँ देखो वो वाली कार भी है और उधर वाली भी। लेकिन हमेशा की तरह एक गंजा छोटा सा बुढ़ा हॉट गर्ल के साथ खड़ा होता है जो अपनी अमीरी दिखाने की फुल कोशिश कर रहा होता है। लड़की थोड़ी हिचकिचाहट से बोलती है कि ऐसी महंगी कार लेना बहुत सीरियस बात होगी, पर बुढ़ा तुरंत बोलता है गर्ल, जब तू अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करेगी ना, मैं तुझे रोज पिक करने आऊंगा, तुझे कंफर्ट चाहिए होता है। शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की बोलती है ये जरूरी नहीं, वो सिर्फ स्टोरी की लीड बनना चाहती है और मेहनत से काम करेगी। ये सब बातें तब चल रही होती है जब प्रोटैगनिस्ट शोरूम में एंटर होता है और सब सुन लेता है। वो लड़की को पहचान लेता है कि ये सुवान है, फियर्स वाली, जो कुछ सालों में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की टॉप गॉडेस बन जाएगी। थोड़ा अजीब टाइप का एंटरटेनमेंट, क्योंकि वो पूल साइड फोटोज से फेमस हुई थी। बुढ़ा बोलता जा रहा होता है कि लड़की जो चाहे कार चूज कर ले और फिर दोनों ड्रिंक्स पे चलेंगे। लड़की क्लियरली बचने की कोशिश करती है, बोलती है कि कंपनी में मीटिंग है और उसे जाना है, पर वेजेटा हेयरलाइन वाला बुढ़ा बोलता है कि बेहतर होगा वो उसके साथ ही आए, वरना उस पे किया गया इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा और अगर उसने मना किया तो उसका नाम इंडस्ट्री की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन लड़की भी सॉलिड निकली, वो बोलती है मिस्टर हैंग जो मर्जी करे, वो गिव इन नहीं करेगी। रेयर सीन था, लड़की ने सीधा गंजी अंकल को जवाब दे दिया। प्रोटैगनिस्ट का सिस्टम मिशन एक्टिवेट हो जाता है। उसे लड़की को इस सिचुएशन से निकालना है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, जिससे उसे सिस्टम से स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो जानता है सबसे आसान रास्ता यही है कि लड़की को लगे कि वो फाइनेंशियली पावरफुल बंदा है, तो वो सेल्स वुमन से पूछता है कि लेटरारी खरीदने की कंडीशंस क्या है। हाँ, वही ला फेरारी। सेल्स वुमन बोलती है कि ये लिमिटेड मॉडल है और इसको खरीदने के लिए VIP टेस्ट पास करने पड़ते हैं। वो पूछता है कि क्या लड़की क्वालिफाई नहीं करती। सेल्स वुमन बोलती है अगर वो सच में चाहे तो मुश्किल नहीं। वो कंडीशन पूछता है और वो बताती है कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, ज्यादा लोग पैसे डिपॉजिट नहीं करना चाहते, तो कभी कभी कुछ स्पॉट्स खाली होते हैं जिसे वो टेक ओवर कर सकता है। वो बोलता है कि ठीक है, वो सीधा कैश देकर खरीदने आया है। लड़की की आंखें फट जाती हैं, बुढ़ा शॉक हो जाता है और सुवान तुरंत इंटरेस्ट दिखाने लगती है। बॉस हैंग जैसा फेक रिच बंदा भी कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता। सेल्स वुमन समझाने की कोशिश करती है कि शायद वो वैल्यू समझ नहीं रहा, ये 50 मिलियन युआन लगभग $7 मिलियन का मॉडल है, पर वो आराम से बोलता है कि ये अमाउंट एक्सेप्टेबल है। तभी चिनफेन वापस आ जाता है बोलता हुआ कि उसने सुना कोई फरारी खरीदने वाला था, तो देखने आया कौन है, और उसे यकीन नहीं होता कि वो हमारा बंदा निकला। प्रोटैगनिस्ट तो पैसे की दुनिया का ऑरा क्रिएटर बना हुआ है, क्रेडिट कार्ड्स का सुनजिन वुंड। वो कैजुअल टोन में बोलता है, हाँ मैं कल ही शंघाई आया हूँ, कार नहीं है तो सोचा एक कैजुअली ले लूं। चिनफेन थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है भाई ये कैजुअली नहीं होता,
क्लियरली तो शो ऑफ कर रहा है। टाई वाला बंदा चिन से पूछता है क्या ये उसका दोस्त है, क्योंकि कल ये जैंग चैंग को मिला था जो 18 मिलियन का वॉच खरीद रहा था, तो इसके पास पैसे होंगे। बुढ़ा ओल्ड मैन देख लेता है कि लड़के के हाथ में बड़ा वॉच है, उसे यकीन हो जाता है कि इसके पास कैश जरूर होगा। वो तुरंत लड़के का शुक्रिया करता है कि उसने उनका शोरूम चूज किया और बोलता है कि जिस बंदे के हाथ में ऐसा वॉच हो उसके लिए पैसे प्रॉब्लम नहीं होते। तभी बुढ़ा साइड आई देकर देखता है कि सुवन कितनी फिजिटी हो रही है। उसने कभी किसी सेकंड जेन रिच को इतना कैजुअली इतना पैसा उड़ाते नहीं देखा था। चिनफिन को भी यकीन हो जाता है कि बच्चा अगर इतना स्पेंड कर रहा है तो ये कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस क्रॉस कर चुका होगा। तभी गंजा बोलता है, ओए बच्चे को घूर क्या रहा है, जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, मैं कार खरीद रहा हूं तेरे लिए। हाउएवर वो फिर भी मना कर देती है, बोलती है कि उसे एक मीटिंग अटेंड करनी है। पर तब बुढ़ा गुस्से में बाहर निकल जाता है और बोलता है कि वो उससे बात करके थक चुका है और अब वो तैयार हो जाए, क्योंकि उसका नाम सब कंपनीज की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसके रिएक्ट करने से पहले ही कोई उसे बुलाता है। अचानक से प्रोटैगनिस्ट आ जाता है और बोलता है कि उसने पूरा इन्वेस्टमेंट वाला सीन सुन लिया है और अगर बुढ़ा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो करेगा। लड़की कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये बंदा कौन है। मैं होता तो सीधा डर जाता। हाँ, इतना जरूर समझ आ रहा था कि पैसे के केस में ये बंदा प्रेसिडेंट वांग से टक्कर ले सकता है। दूसरी तरफ लड़की किसी के साथ सोने के मूड में बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। इधर उधर उछलती है और बोलती है कि उसका वीचैट दो, कल बात करेगी। प्रोटैगनिस्ट बोलता है ठीक है और दोनों कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि कार कब मिलेगी और सेल्समैन बोलता है कि कम से कम 1 साल लगेगा मिनिमम। जैंग चोंग को तब समझ आता है कि वो असली में गरीब बंदा ही था जो बस अचानक पैसे वाले मोड में आ गया। उसे तो पता ही नहीं था कि इतनी महंगी कार लेने में इतना टाइम लगता है। अब उसको लगता है कि वो फंस गया। इसी वक्त चिनफिन, जो पहले से सस्पिशियस लग रहा था, बोलता है कि इंपोर्टेड फॉरेन ब्रांड कार्स का एक बड़ा शो होने वाला है और वो साथ जाकर देख सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है रेनहेई रेस्टोरेंट में, जहां शिया फुल सज धज कर आती है, बिल्कुल क्रिसमस गिफ्ट जैसी। और मैं बोलूं तो आर्टिस्ट का दिमाग थोड़ा ज्यादा ही ओढ़ रहा था। प्रोटैगनिस्ट उसे केबल पर ले जाता है जहां थ्योरेटिकली सबसे महंगा खाना होता है, पर टफ गाय बोलता है कि उसे तो सिर्फ वो चीज चाहिए जो सामने बैठी है। लड़की ब्रेक मांगती है और अचानक उसके गाल पर किस कर देती है। तभी जैंग जिन अपनी बोल्डनेस दिखाते हुए बैठ जाता है और तुरंत एक और लड़की का टॉपिक छेड़ देता है। पूछता है कि शिया शाह स्वान को जानती है क्या। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि नहीं, उसे बस उस लड़की में पोटेंशियल दिखा। शिया शाह बोलती है कि कंपनी स्वान को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, पर उसमें ग्रोथ की अच्छी पॉसिबिलिटी है। और वो ये भी बोल देती है कि अगर प्रोटैगनिस्ट को वो लड़की पसंद है तो वो खुद मदद करेगी, उसे बुरा नहीं लगेगा। पर प्रोटैगनिस्ट प्यार से बोलता है कि बेवकूफ़ी मत करो। इसके अलावा वो उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहता है। शिया शाह पूछती है कि क्या वो इस औरत में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। वो बोलता है हाँ, वो उसके प्रोजेक्ट में कुछ फंड्स लगाना चाहता है। शियाओ शाओ बोलती है कि सिर्फ इन्वेस्ट करने से बात नहीं बनेगी, उसे पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी और अपनी खुद की कंपनी भी बनाना होगी। और हमारा गुड प्रोटैगनिस्ट तो पहले से ही सोच चुका होता है कि शिया शाओ को काम पर लगा दे और सब हैंडल करवा दे। उसे पता है कि सिस्टम की वजह से पैसे की कमी नहीं है, बस एक टैलेंटेड बंदा ऊपर बिठा दे तो कंपनी स्मूथ चल जाएगी। लेकिन शियाओ बोलती है कि वो शेयर होल्डर नहीं बनना चाहती, उसे सिर्फ एक नॉर्मल सैलरी चाहिए, वो बस ऑपरेशंस हैंडल करेगी। पर फिर वो खुद ही कहती है कि ऐसा कैसे होगा, वो सारा काम भी करे और शेयर भी ना मिले। वो मेहनत करेगी और पैसा कमाएगी। बेचारी बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल फरिश्ता बनकर आ गया है। तभी उसका फोन बजता है, शायद वैन वैन ने फिर से बॉय को बुलाया होगा। नेक्स्ट डे फियर्स वाली कार में बैठ जाती है। वो अपना वो अजीब सा चीज भी बाहर निकाल लेती है और हमारा लड़का पूछता है कि हम लू जजुई होटल क्यों जा रहे हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो पूछता है कि किस टाइप की स्टोरी बनने वाली है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है क्या। लड़की बोलती है कि ये एक अमेजिंग ड्रामा होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन का है। प्रोटैगनिस्ट उतना इंप्रेस नहीं होता क्योंकि आजकल 5 मिलियन में कोई धमाकेदार प्रोजेक्ट नहीं होता। वो एक्सप्लेन करती है कि छोटी प्रोडक्शन है, कॉस्ट कट करनी पड़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट है कहानी। वो पूछती है कि क्या वो स्क्रिप्ट देखना चाहेगा, पर वो बोलता है नहीं, वो यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने आया है। उसे अजीब लगता है कि वो स्क्रिप्ट देखना भी नहीं चाहता, पर वो कह देता है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। हाउएवर, उसकी एक कंडीशन है, उसे उसकी कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो बोलती है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता, वो अभी भी एक मीडियोकर आर्टिस्ट है और पेनल्टी भी उसको ही भरनी पड़ेगी। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वान के दिमाग में ऑलरेडी चल रहा होता है कि इस बंदे का मतलब कुछ और ही है। वो कोई सीधी सादी या बेवकूफ लड़की नहीं है। उसे पता है कि ये बंदा एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता है, एक एक्ट्रेस भी मिल जाएगी और रात का साथ भी। हाउएवर, वो सिर हिला के बोल देती है कि बिल्कुल नहीं, वो इतने सालों से फेथफुल रही है और अब ये सब नहीं होने देगी। फिर वो पूछती है कि उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम क्या है। वो बोलता है कि अभी बनाई नहीं,
पर जल्दी रेडी हो जाएगी। और शिया शान ने भी बताया था कि जहां वो काम करती थी वहां उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब चालाक सुआन पूरी मुस्कान के साथ पूछती है कि स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या है। फ्रेंडशिप लेवल 50 पर होता है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि 50 का मतलब बेसिकली स्ट्रेंजर्स जैसा ही है। अगर वो उससे कोई बेस्ट चीज मांग लेगा तो हाँ बोल भी देगी, पर मन से नहीं, और उसके लिए वो मजा नहीं है। इसलिए वो बोलता है कि अगर वो उसकी कंपनी की आर्टिस्ट बनी तो वो उससे कोई इनअप्रोप्रिएट डिमांड नहीं करेगा। अचानक लड़की ओवर एक्साइटेड हो जाती है, फ्रेंडशिप बढ़ जाता है। वो पूछती है कि क्या वो उसे बॉस बुला सकती है। वो बोलता है बॉस ज्यादा हो गया, बिग ब्रदर बुला लो। बातें चलती रहती हैं और वो उसे ऑफिशियली हायर कर लेता है। मिशन कंप्लीट होता है और उसको 20% शेयर्स मिलते हैं हेंच नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में। सिस्टम बोलता है कि ये सब बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ है, चाहे तो फाइल्स चेक कर सकता है। पगला प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब कम से कम अपने बाप को समझा पाएगा कितना पैसा कैसे आ गया। सच्ची बात यह है कि एक डॉक्यूमेंट दिखाने से कुछ नहीं समझेगा, पर चलो ठीक है। वो अपने फादर को कॉल करता है, छोटी सी स्टोरी बताता है कि उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी ग्रो हो गई और अब उसको महीने का 60,000 से ज्यादा इनकम मिलेगी। माँ हुला हुप करते हुए बोलती है कि बुढ़े तैयार हो जाओ, बेटा तुम्हें क्रॉस करने वाला है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उनको कोई छोटा सा गिफ्ट चाहिए जो वो दोनों के लिए ले आएगा, लेकिन आजकल स्टोरीज में फैमिलीज अच्छी होती हैं और वो कुछ नहीं मांगते। इसी में प्रोटैगनिस्ट सुअन को बाहर चलने को बोलता है और वो कहती है कि वो जहां शुगर डैडी बोले वहां चलेगी। वो बोलता है कि वो बस कुछ पीसेस चेक करने जा रहा है और दोनों वॉच स्टोर पहुंच जाते हैं। मोटो लिखा होता है कि कोई लग्जरी वॉच नहीं खरीदता, बस अगले जनरेशन के लिए सेफ रखता है। हमारा लड़का एंटर करता है और हमेशा की तरह एक बुढ़ा हॉट लड़की के साथ खड़ा होता है जो अपनी औकात दिखाने के मोड में होता है। तभी कोई मिस स्वान को पहचान लेता है और वो कहती है कि वो सिर्फ एक दोस्त के साथ आई है जो वॉचेस चेक करने आया है। हाउएवर ग्रीन हेडबैंड वाली फ्रेंड सोच रही होती है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने सारे हैंडसम गाइज पड़े हैं, इसको ऐसे आदमी के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी रिच बंदे को मिलना चाहिए। अरे मेरी बेटी, तेरी स्टॉकिंग्स तो फटी हुई हैं। क्लियरली तेरी फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है क्रेजी लड़की। ऊपर से इसके पास्ट में भी 78 फ्रेंड्स थे। क्या बात है वॉरियर, ओवर टाइम फुल, और हमारे बॉय के साथ फ्रेंडशिप सिर्फ 20%। इसी में बुढ़ा रू से पूछता है ये जूनियर कौन है। रू बोलती है ये बस एक रैंडम लड़की है जो किसी छोटे अननोन ड्रामा में एक्टिंग करती है। बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है मैं वोंग हे हूँ, फिल्म इंडस्ट्री का इन्वेस्टर, और अगर इंटरेस्टेड हो तो उसका कार्ड ले सकती है। सुआन को पता है कि रू वाली एक्ट्रेस उससे बहुत नीचे लेवल की हैं, लेकिन इंडस्ट्री में चल रही हैं क्योंकि एक्टिंग से ज़्यादा बॉडी काम आती है। सुआन बस कार्ड लेकर थैंक्स बोल देती है ताकि कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाए और वहाँ से निकल जाती है। तभी शॉपकीपर हमारे बॉय से पूछता है कौन सी वॉच चाहिए। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो माँ के लिए वॉच लेने आया है। शॉपकीपर 380,000 वाली वॉच दिखाता है और हमारा बॉय बोल देता है ये तो सस्ती है, कम से कम $500,000 की होनी चाहिए। रू साइड में खड़ी सब सुन के शौक में सोच रही होती है कि कौन बंदा 380K को चीप बोलता है। उधर सुआन साइड में क्वाइटली हंस रही होती है उस बेवकूफ़ के ऊपर जो पहले उससे स्टंट मार रहा था और अब खुद इंसल्ट हो गया। प्रोटैगनिस्ट सुआन से पूछता है कि क्या वो वॉच लेना चाहती है, पर वो तुरंत बोलती है नहीं, उसके पास पैसे नहीं है ऑब्वियसली। और यही परफेक्ट लाइन सुन के सिस्टम को मिशन मिल जाता है कि उसके लिए वॉच खरीदो। इस पर वो फौरन बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो गिफ्ट में वॉच दे देगा। सुआन कहती है बिल्कुल नहीं, मैं पैसे कमाकर खुद खरीदना पसंद करती हूँ। उधर उसकी फ्रेंड बाहर से देखकर सोच रही होती है कि ये लड़की कितनी इडियट है और ये गाय तो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। थोड़ी देर में सब वॉचेस देखकर बिना खरीदे निकल जाएगा। तब तक शॉपकीपर हमारे बॉय की रिस्ट पर वॉचेस ट्राई करा रही होती है और बोलती है कि उसके हाथ पर बहुत हैंडसम लग रहा है। वो टाइट एडजस्ट करती है और बॉय बोलता है परफेक्ट, मुझे टाइट ही पसंद है। बीच में एक अजीब सा बंदा क्रीप बनकर उठलक कर रहा होता है जैसे कोई वियर्डो, पर प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि सुआन की फ्रेंडशिप वैल्यू बढ़ गई है। दिमाग कुछ ऑफ लगता है इसका भी। फिर वो शॉपकीपर को बोलता है कि दोनों वॉचेस पैक कर दो। साइड का बंदा शॉक में रह जाता है और जो लड़की 6 फुटबॉल टीम्स को टक्कर दे चुकी है वो भी शॉक में हो जाती है कि बंदा असली में अमीर है, सिर्फ एक्टिंग नहीं। उसी टाइम प्रोटैगनिस्ट सुआन को विमेन्स वॉचेस दिखाने बोलता है और कहता है कि 2 चुन लो। सेल्समैन एक डायमंड वाली फ्लैशी 150K की वॉच दिखाता है। सुआन पहनकर ही चमक जाती है। फिर हम्बल बनने की कोशिश करती है और 380K वाली एक और वॉच ट्राई करने बोलती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सीधा बोल देता है कि कार्ड में दोनों ऐड कर दो, वो दोनों भी लेगा। सुआन खुशी से रिस्ट छूते हुए थैंक्स बोलती रहती है, पर कहती है कि इतनी महंगी चीज लेके घूमना ठीक नहीं। प्रोटैगनिस्ट बोलता है टेंशन मत ले, तुम मेरे लिए बहुत पैसा कमाएगी।
हावेवर फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और बोलती है कि बेटर होगा अगर वो दोनों वॉचेस अपनी माँ को दे दे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जो वॉच उसके रिस्ट पर है वो सिर्फ यंग वुमन पर सूट करती है। उसकी माँ अगर ऐसी फ्लैशी वॉच पहनकर बाहर निकलेगी तो लोग हंसेंगे। वो पूछता है कि क्या वो सच में रिफ्यूज करेगी, और सुआन वहीं कंफ्यूज सी खड़ी होती है, सोचती नहीं समझ पा रही, पर फिर बोलती है ठीक है। सच में वो काफी जेनरस बॉस निकला। तभी सेल्समैन कार्ड लेकर आता है, बोलता है पेमेंट अप्रूव हो गया, और रू अंदर ही अंदर जलन से मर रही होती है कि कैसी फिल्दी लड़की जैसे सुआन के हाथ में उससे ज्यादा महंगी वॉच कैसे आ गई। उधर बुढ़ा हेजिटेंट हो रहा होता है। वो उस मॉडल का पूछता है जो शॉप में होता ही नहीं, और सीधा बोल देता है शेम है, अवेलेबल नहीं, हम बाद में आएंगे। सेलर मिस लिंड्रू से पूछता है क्या वो रिजर्वेशन करवाना चाहेगी या कोई और देखना चाहेगी, पर ऑब्वियसली उसके पास पैसे नहीं, तो बस बोलती है बाद में देखेंगे। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट मिशन कंप्लीट कर लेता है और उसे 3x कैशबैक मिलता है। भाई लड़का सच में पैसा उड़ाने आया है। फिर वो बैक स्टोर जाते हैं और सेम सीन रिपीट होता है। अंदर गए, देखा और बोला ये ले लो। काउंटर वाली लड़की इंप्रेस हो जाती है, कहती है वो VIP कस्टमर्स बन गए। स्लाइस सुआन एक्साइटमेंट में हाथ तक कांप रही होती है। रात को सुआन के घर पहुंचते हैं और वो ऑब्वियस ऑफर देती है कि अंदर आके पानी पियोगे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट गेम प्ले करता है, बोलता है ऊपर जाना डेंजरस है, कुछ हो सकता है। वाओ, और वो सच में रुक जाती है, बस सोचती रह जाती है जब वो चला जाता है। अरे विलेन वाला टैक्टिक था, उसने कहा नहीं, और सुआन डिसअपॉइंटेड सी होती है, सोचती है क्या वो सच में इंटरेस्टेड नहीं। अरे मेरी बेटी तुम क्या पोजीशंस इमेजिन कर रही हो, आर्टिस्ट को भी शर्म आ जाए। घर पहुंच के मेड हमारे बॉय का इंतजार कर रही होती है और हमारा हीरो हमेशा की तरह स्विमिंग पूल से निकलता है जब वो टॉवल लेके स्टैचू की तरह खड़ी होती है। जिस लड़की ने उसका रूम हैंडल किया था वो काफी इम्प्रेस हो गई, क्योंकि इतने सालों में बहुत कम लोग VIP रूम 2 दिन से ज्यादा लेते हैं, लेकिन ये बंदा तो लगता है पूरा हफ्ता रुकने वाला है, इसलिए उसे सोचा कि सर्विस बिल्कुल परफेक्ट देनी पड़ेगी। उधर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि यहाँ का खास खाना क्या है। वो बोलती है कि होटल में चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, जापानीज सब टॉप फूड मिलता है, और एक स्पेशल गोल्डन फिश भी होती है जिसमें कोई महंगी ट्रफल लगी होती है। वो थैंक्स करता है और शायद वो ही ऑर्डर करता, पर साथ ही मसाज भी मांग लेता है। और बस फिर वो सीन शुरू। मैं तो पहले ही डर गया था, क्योंकि बंदा हमेशा अपनी अजीब सी चिड़िया वाली अंडरवेयर में लटका होता है। वो बेचारा सोच रहा होता है कि मसाज आसान होगा, पर यहाँ तो ग्रेविटी उसको अलग ही फील करा रही होती है। ऊपर से अरोमा थेरेपी भी चल रही होती है, जिससे वो और शॉक में आ जाता है। गर्ल बस बोल रही होती है कि रिलैक्स करो, ये नॉर्मल है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड है कि क्या ये पैकेज का हिस्सा है या कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है। ओ भाई, मुझे भी नहीं पता कितना कंप्लीट था सर्विस। फिर वो लड़की बोलती है कि कल वो उसका वेट करेगी क्योंकि उसे कार मीट लेके जाना है। लड़का सोचता है कि शायद सब नॉर्मली था, उसकी इमेजिनेशन ही ज्यादा भाग गई। अगले दिन कार इवेंट में पहुंचते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट दुनिया का सबसे बेकारा स्टाइल पहनकर आता है। उसकी टाई देखकर आंखें दुख जाती हैं, और वो चिनफेन ब्लॉन्ड वाला बंदा लास्ट मोमेंट पर आया ही नहीं, पर कोई बात नहीं, पैसा खुद ही उड़ा लेगा। प्रॉब्लम यही थी कि वहां के कार्स उसकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल नीचे निकले। सबसे महंगी कार अब तक 2.2 मिलियन की थी, पर फिर उसकी नजर एक बड़े क्राउड पर पड़ती है और वो देखने जाता है कि ये क्या चल रहा है। लेकिन वहां गाड़ी नहीं, बल्कि जो यिंग सबका अटेंशन ले रही होती है, वही प्लेन वाली यूनिसेंट क्लास टॉपर। और वो सोचता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तब एक सिंप उससे लाइन मार रहा होता है, बोलता है शिफ्ट कब खत्म होगा, चलो डेट पे चलते हैं। पर उसका दोस्त कह रहा होता है मत बुलाए इसे, ये अपने आप को सबसे ऊपर समझती है। जू यिंग हिलती डुलती कंफ्यूज सी हंस रही होती है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट आ जाता है, बोलता है अरे ये कौन सा स्कूल मीटिंग चल रहा है जिसे मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया। एक बंदा तुरंत बोलता है कि उसे लगा वो आएगा ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता था क्या। और ग्रुप का एक लड़का अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि उन्होंने जानबूझकर दूसरा ग्रुप बनाया था ताकि ये बंदा ना आए, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है। उधर साइड में लड़के आपस में इसके बारे में फुसफुस कर रहे हैं और लड़कियां पूछ रही हैं कि इतने थोड़े टाइम में ये और ज्यादा हैंडसम कैसे लग रहा है। कोई बोलती है शंघाइया के सर्जरी करवा ली क्या। ग्रीन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि हाँ थोड़ा बेटर लग रहा है, पर फिर भी मेरे जैसा नहीं। जनांग घसकर बोलता है तो सब यहाँ क्या कर रहे हो, कार खरीदने आए हो क्या। क्लाउन ड्रेस वाली लड़की बोलती है बिल्कुल नहीं, हमारे पास पैसा थोड़ी है, सिर्फ एंट्रेंस पे कुछ लोग मिले तो फोटोज लेने आ गए, और पता चला कि जो यंग यहाँ काम कर रही है तो सब आ गए। तब प्रोटैगनिस्ट अपने सिस्टम में देखकर हैरान होता है कि उसकी फ्रेंड जो रिसेंट ग्रेजुएट हुई, उसके पास फ्रेंड्स 30 हो गए और फ्रेंडशिप 90, मतलब सीधा इजी मोड। पर्पल हेयर वाली लड़की के पास फ्रेंड्स सिर्फ 2 और फ्रेंडशिप 75 दिख रहा होता है। वाह, लेकिन वो लड़की तो 85 लग रही है। हे भगवान, यहाँ के नंबर सिस्टम बिल्कुल उल्टे पुल्टे हैं। मैं तो कहूँ 60 लगती है, या शायद कुछ स्पेशल छुपा रही हो, कौन जाने। पर प्रोटैगनिस्ट ये सोच रहा होता है कि इन सब लड़कियों की फ्रेंडशिप इतनी हाई कैसे है, जब इन्होंने कभी उसे पसंद नहीं किया, क्लास में बात तक नहीं करती की।
तब ऑरेंज हेयर वाली गुस्सा होकर पूछती है कि ये क्या नौटंकी चालू है और वो यहाँ क्या कर रहा है। पर प्रोटैगनिस्ट सबकी बातें इग्नोर करके सीधा जो यिंग को हाय बोलता है और कहता है कि वो उस दिन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जो यिंग झुककर प्यार से पूछती है कि क्या वो भी यहाँ कार देखने आया है। वो बोलता है हाँ, एक कार लेने का प्लान है। तब उसका दोस्त तुरंत बोलता है, भाई होश में आ, तू तो स्कूल इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आता था और अब कार की बातें कर रहा है। फिर वो बंदा अलग अलग कार्स के प्राइसेस गिनाने लगता है। प्रोटैगनिस्ट हंसते हुए बोलता है, वाह क्लास प्रेसिडेंट, सुपर कार्स का इतना ज्ञान, बस अफसोस खुद खरीदता नहीं। अरे भाई, प्रोटैगनिस्ट ने उसकी वहीं खड़ी बेइज्जती कर दी। जो यिंग भी बोलती है, हट जाओ थोड़ा, काम डिस्टर्ब हो रहा है। अचानक प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ फेस पर रख के कहता है कि वो कार देखने आया है क्योंकि उसके फैमिली ने बोला है यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो गिफ्ट मिलेगा। जो यिंग थोड़ा अपवर्ड होकर बोलती है कि उसे कार्स का कुछ पता नहीं, किसी और से पूछ ले। लेकिन बंदा रुका ही नहीं, बोलता है कि उसे सब कुछ जो यिंग के साथ सीखने में अच्छा लगेगा। तब जांग बोलता है, भाई उसने कह दिया ना कुछ नहीं पता, या तू सिर्फ गॉडेस से बातें करने आया है। पर प्रोटैगनिस्ट उसे बोलता है, बीच में मत आ। वो बंदा भी वहीं खड़ा सबको इरिटेट कर रहा होता है। पर तब प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि अगर वो कार खरीद ले तो क्या मॉडल भी साथ मिलती है। जो यिंग हंसी रोकर बोलती है कि बकवास मत करो, और उसका दोस्त भी बोलता है कि जैसे इसके पास पैसे होंगे ऐसी बात करने के लिए। तभी उसका मैनेजर आ जाता है और डांट देता है कि वो रोज 2000 कमाती है, ये यहाँ दोस्तों से बातें करने नहीं आई। बेचारी सीधा सुन लेती है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, वाह ज़्यूडोंग, तू लड़की से बात कर रहा था और उसकी नौकरी खतरे में डाल दी, कितना इर्रिस्पॉन्सिबल है तू। फिर प्रोटैगनिस्ट डीलर से बोलता है कि कार तो ठीक ठाक है, लेकिन मॉडल ने कार को सुंदर दिखा दिया। तो वो पूछता है कि क्या मॉडल भी साथ मिलती है। तुरंत शोरूम का बॉस अपनी घड़ी देखते हुए बोलता है कि हाँ, व्हीकल के साथ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जरूर आती है। कोई डबल मीनिंग चल रहा था, पर हमारा बॉय सीधा बोलता है, चलो कार्ड स्वाइप कर दो। तब स्कूल वाले दोस्त शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या दिमाग खराब हो गया है, यहाँ 8 मिलियन की बात हो रही है और ये ड्रामा कर रहा है। और जो लड़का फुटबॉल टीम डिस्ट्रॉयर टाइप का था, वो ऑलरेडी एक्साइटेड होकर कांप रहा होता है। फिर ली श्वांग जैंगचेंग को बोलती है कि इतना एटीट्यूड मत दिखा, वो यहाँ अपनी बेइज्जती कराएगा और जो यिंग की जॉब भी चली जाएगी। पर प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो कार उसी की वजह से खरीद रहा है, उसे ही फायदा मिलेगा। बॉस भी हाँ बोल देता है कि अगर लड़का सच में खरीद लेता है तो कमीशन जो यिंग को ही मिलेगी। वाह, उसका फ्रेंडशिप लेवल तुरंत 82 हो जाता है। चीजें तेज हो रही हैं और ज़्यूडोंग पूछता है कि क्या ये बंदा वाकई लेजेंडरी ट्रिक करेगा। उप्स, मेरी कार्ड फ्रीज हो गई, मैं किसी को फोन करके आता हूँ, और फिर भाग जाएगा। प्रोटैगनिस्ट बॉस को बोलता है कि कार्ड स्वाइप करो जल्दी, उसे बहुत जल्दी है। बस फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और बॉस उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वो अभी पेपर वर्क प्रिपेयर करेगा और जो यिंग को बोलता है कि वो बॉय का ध्यान रखे। ज़्यूडोंग तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा अचानक 8 मिलियन कैसे उड़ा गया। ग्रीन हेड लड़का शॉक में है कि ये बंदा स्कूल में इतना लो प्रोफाइल था और दूसरी लड़की का फ्रेंडशिप 95 तक चला गया। अब तो लगता है बाथरूम जाके कपड़े बदलने पड़ेंगे इसको। वो कह रही है कि वो कार में बैठ सकती है, पर पर्पल हेड लड़का बोलता है कि ये 2 सीटर है, जगह ही नहीं है। लेकिन 95 वाली लड़की बोलती है कि जो यिंग को वापस काम पर जाना है और कार सेल करनी है। प्रोटैगनिस्ट भी हैरान है कि इस लड़की का फ्रेंडशिप लेवल इतना फास्ट क्यों बढ़ रहा है, कुछ तो ऑफ है। तभी वो थोड़ा छेड़ता हुआ बोलता है कि सिर्फ जो यिंग ही इस कार में अच्छी लगेगी। तब लड़की बोलती है कि उसने सुना है कि प्रोटैगनिस्ट का ब्रेकअप शाओ से हो गया और शायद जो यिंग ने उसे छीन लिया। इसका प्लान क्लियरली ये है कि दोनों के बीच ऑकवर्डनेस क्रिएट हो। जो यिंग भी इस बात में इंटरेस्ट लेती है। वो सोच रही थी कि प्रोटैगनिस्ट और शाओ अभी भी साथ है। जांग तुरंत बचाता है और बोलता है कि ब्रेकअप का जो से कोई लेने देना नहीं, हालांकि वो मानता है कि कोई भी लड़का उस पर फिदा हो जाएगा। तब एक फ्रेंड उसकी वॉच देखकर बोलता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या ये स्कूल में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो बस क्वाइट लाइफ जी रहा था, पर अब स्कूल खत्म हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उससे रिवॉर्ड दिया और वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। फिर ज़्यूडोंग ग्रुप को बोलता है कि चल भाई लोग चलते हैं, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। लेकिन 95 वाली नॉटी लड़की फिर भी इंसिस्ट करती है और प्रोटैगनिस्ट को डिनर के लिए इनवाइट करती है। प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है और बोलता है कि हांगचोंग में होगा तब बात कर लेंगे। सुन के लड़की और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बोलती है उसके पास उसका नंबर है, बस कॉल कर देना। लगता है यही वो सिटी है जहां वो पहले रहता था, जहां उसे शायद कभी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट जॉइंग को बोलता है कि वापस काम पर लग जाओ, वो थोड़ा और इधर उधर देख लेगा। जॉइंग थैंक्स करती है, पर वो कहता है इतना पोलाइट क्यों हो रही हो, हम अभी भी क्लासमेट्स हैं। तभी वो एक रेड कार के पास से गुजरता है और एक और सेल्स गर्ल भाग के आती है, बिल्कुल एक्साइटेड वे में, कार बेचने के मूड में। कैसे भाई, बोई तो ऑलरेडी इमेजिन कर रहा होता है कि शियाशॉ के साथ इस कार में बैठा हुआ है। सच्ची में अजीब बंदा है ये, इसका सोल ही अजीब टाइप का है। सेल्स वुमन बताती है कि कार का प्राइस 9.5 मिलियन है, पर फिर टिपिकल सेल्स टैक्टिक्स चलाती है। बोलती है इतने साल का मेंटेनेंस फ्री मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट सीधा बोलता है कार्ड में डाल दो, और साथ ही बोलता है डिलीवरी सेरेमनी भी चाहिए। शायद शियाशा को किसी स्पेशल तरीके से भेजने का प्लान है। सेल्स वुमन बोलती है ये तो मिनिमम है, वो जो चाहे चूज कर सकता है, डिलीवरी एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे वो चाहेगा।
दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की उसी कार के अंदर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वो बोलती है कि ये रेड रंग में जो शाइन है ना, वो प्योर फेमिनिन चार्म देता है, और पूछती है कि लाइव में जो बॉयज़ देख रहे हैं, क्या कोई इस कार में इंटरेस्टेड है। लाइव वाले बोलते हैं कार उतनी प्रिटी नहीं है, पर स्टीमन इंसिस्ट करती है कि जिस लड़की को भी ये मिलेगी वो प्यार में पड़ जाएगी। अचानक वो हमारे बॉय को अपनी स्ट्रीम में घुसा देती है, बोलती है कि लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये लड़की बोल रही होती है कि ये बंदा कार खरीद चुका है और पक्का अच्छा करेगा। अगर 3000 लाइक्स आ गए तो वो इससे इंटरव्यू करेगी और ये बताएगा कि कार कैसी लगती है वान। लेकिन तब सेलर आ जाता है और सीधा पूछता है कि मैम अब कार खरीदने आई हो या इधर फालतू तमाशा करने। पूरी बेचारी फटकार खा लेती है और कंफ्यूज होकर बोलती है कि मैं तो बस देख रही थी, क्या प्रॉब्लम है। सेलर बोलता है कि दूर रहो, नहीं तो प्रूव करो कि तुम्हारे पास कार खरीदने लायक पैसे हैं। लड़की शॉक में बोलती है कि उसने तो देखा ये बच्चा कार में बैठा था। सेलर बोलती है हाँ, क्योंकि उसने कार खरीदी है इसलिए। लाइव में बेचारे लोग क्लाउन मेकअप वाली को देख के दुखी हो रहे होते हैं, जबकि जो यिंग सोच रही होती है कि यकीन नहीं होता प्रोटैगनिस्ट ने सच में अचानक 20 मिलियन उड़ा दिए। हो के 2 घंटे बाद प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेच करता है, आखिर सारे पेपर साइन हो गए और सेलर उसे कीज दे रहा होता है। सिस्टम ने तो उसकी नंबर प्लेट भी चूज कर दी थी। तब एक बंदा प्लेट लेकर आता है, फिट करता है और खुद सेलर भी शॉक हो जाता है देखकर कि प्लेट पर JC लिखा है, यानी जैंग चैंग। बंदा सच में पैसा और इन्फ्लुएंस वाला है। प्रोटैगनिस्ट कैजुअल बोलता है कि कुछ खास नहीं, पहले से रिजर्व की थी। सेलर को ये बात पसंद नहीं आती, उसको लगता है लड़का इन्फ्लुएंस छुपा रहा है और उसे बेवकूफ समझ रहा है, पर वो बस मुस्कुरा के बोलता है कि वाह बेटा, प्लानिंग पहले से कर रखी। फिर सीधा एक ट्विस्टेड पोज में खड़ा स्टाफ बुलाता है कि सब रेडी है। बॉस अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लड़का कौन सी खानदान से है। थोड़ी देर बाद जो वहां आ जाती है हमारे बॉय को थैंक्स बोलते हुए कि आज बहुत मदद की, आज अचानक मिल गए हो तो चलो डिनर चलते हैं। प्रोटैगनिस्ट हाँ बोलने ही वाला होता है कि तभी फोन आता है ग्रीन हेयर वाले दोस्त का। वो बोलता है कि उसे डंप कर दिया गया है और अगर प्रोटैगनिस्ट अभी तुरंत आके उसे हैंडल नहीं करेगा तो वो सीधा नदी में कूदकर जान दे देगा। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अचानक से ये पागल बंदा कॉल कर रहा होता है और प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि चलो बाद में मिलकर कुछ पीने खाने का प्लान कर लेंगे, पहले दोस्त को हैंडल करना पड़ेगा। लड़की थोड़ी शर्माते हुए बोलती है कि ठीक है, उससे हमेशा लगा था ये ग्रीन हेयर वाला लड़का शू याओ को पसंद करता है। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट बाहर पहुंचता है और पूछता है कि क्या वो नदी में कूदने वाला ड्रामा अभी भी चल रहा है। फिर रोता हुआ बोलता है भाई मुझे पता चला कि मैं तो SMP हूँ यार, सोच सकता है, बहुत बुरा लग रहा है। वो हमेशा मुझे कमांड देती थी पर मुझे लगता था वो मुझे पसंद करती है, लेकिन जैसे ही लियोंग ने उससे थोड़ा अटेंशन दिया तो उसने मुझे छोड़ दिया। प्रोटैगनिस्ट पूछता है हुआ क्या था, तो बंदा बोलता है कि वो दोनों को फॉलो किया और उनको मेकआउट करते और बहुत कुछ करते देखा जिससे उसका दिल टूट गया। ओ भाई, बेटा का तो कुछ बचा ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि तुम्हारा उनके साथ कुछ प्रॉपर्ली शुरू ही नहीं हुआ था तो दिल क्यों इतना टूट रहा है, पर बंदा रोना नहीं रोक रहा। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उस लड़की से दूर रहना ही बेहतर है। मैं लगता है वो वाली लड़की 95 वाली है, क्योंकि बेचारा जुडोंग कोई बीमारी ही पकड़ लेगा। वाओ, प्रोटैगनिस्ट ने सीधा हार्डकोर बोल दिया। दोस्त पूछता है एक्सप्लेन कर, और प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि लगता है उस लड़की की लाइफ पूरी मेसी थी और तुझे सिर्फ इतना समझना है कि तू एक बॉम्ब से बच गया है। दोस्त बोलता है समझ गया, थैंक यू बोलता है, और दोनों चीयर्स करते हैं। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट टैक्सी लेकर वहां से निकल रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट कार में बैठा होता है मैसेज सेंड करने के लिए, जब अचानक एक चैनली आ जाती है। 65 पार्टनर्स, सही सुना। आर्टिस्ट तो लगता है एक दिन में 1000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का प्लान बना रहा हूं। लड़की बोलती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड की कार है, इसलिए बेहतर होगा कि वो हाथ हटा दे और दूर हो जाए, वरना डैमेज का पैसे भरना पड़ेगा। पर जैसे ही वो उसके चेहरे को ढंग से देखती है, अचानक कंफ्यूज हो जाती है। बोलती है कि शायद वो थोड़ी ड्रिंक कर चुकी है और प्रोटैगनिस्ट उसके बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा है। इसको मैं सेडक्शन टेक्निक ही बोलूं। प्रोटैगनिस्ट उससे थोड़ा टाइट लेता है, बोलता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड के आसपास भी नहीं लगती। वाह, यहाँ लड़की इतनी डेस्परेट लग रही कि लगता है किडनी ही चुरा ले। फिर से बोलती है कि वो PUBG खेलती है और गेम जीतने के 10 तरीके जानती है। पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक मैच खेलना चाहेगा। प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, सीधा बोल देता है कि उसे ऑनर ऑफ किंग्स पसंद है। तभी वहां एक नई स्ट्रीमर की एंट्री होती है जो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए डेजिग्नेटेड ड्राइवर का काम भी करती है। जैसे ही वो फरारी SF90 देखती है, वो अपनी लाइव स्ट्रीम पर पागलों की तरह खुशी मनाने लगती है। वहीं पुरानी PUBG वाली लड़की अब भी दावा कर रही है कि उसे भी ड्राइविंग आती है, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को मुफ्त की चीजों पर भरोसा नहीं है। वो जानना चाहता है कि क्या ये नई लड़की वाकई मेहनत करना जानती है। लड़की बताती है कि उसका एक ऑटोमोटिव ब्लॉग था और उसने कई स्पोर्ट्स कारें चलाई हैं। उसका नाम चियाओ यिंग यिन है।
कार में बैठकर वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि उसके 10,000 व्यूज होने के बावजूद कोई डोनेट नहीं कर रहा। सबसे बड़ा डोनेशन सिर्फ 300 का है। वो उसे बुरी तरह रोस्ट करते हुए कहता है, तुम्हारी स्ट्रीमिंग फ्लॉप है, तुम्हें सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान देना चाहिए। बेचारी चिया बस इतना कह पाती है कि वो पैसे मांगने में अच्छी नहीं है। घर पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट उसकी ड्राइविंग की तारीफ करता है। चिया उसे इम्प्रेस करने के लिए ड्रिंक्स का ऑफर देती है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वो शायद उसे बिल भरवाने के लिए जाल में फंसा रही है, लेकिन उसके लिए तो ये ऐसा था जैसे कोई भेड़ खुद चलकर शेर की गुफा में आ गई हो। जब वो उससे उसकी पसंद का पानी पूछता है तो चिया कुछ और ही इमेजिन करने लगती है। प्रोटैगनिस्ट उस लड़की के मजे लेते हुए कहता है, देखो यहाँ होटल का पानी साफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं पिलाऊंगा। किस्मत अच्छी रही तो अगली बार मिल्क टी पिला दूंगा। लड़की अंदर ही अंदर चिढ़ जाती है। वो सोचती है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? इसने मुझे वीचैट पर ऐड तक नहीं किया और अब ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे मुझे जानता ही ना हो। लेकिन ट्विस्ट देखिए, लड़की के गुस्से के बावजूद सिस्टम दिखाता है कि उसका फ्रेंडशिप लेवल बढ़कर 60 हो गया है। प्रोटैगनिस्ट मन ही मन हंसता है। दिलचस्प है, इसकी जितनी बेइज्जती करो ये उतनी ही इंप्रेस होती है। अगली बार तो इसे सड़क किनारे हॉट पॉट खिलाने ले जाऊंगा, तब भी ये मान जाएगी। अब एंट्री होती है शहर के सबसे महंगे अमांग यून होटल में। प्रोटैगनिस्ट अपनी सोशल लाइफ सेट करने के लिए मैनेजर वोंग को ऑर्डर देता है, 5 लोगों के लिए सबसे महंगा खाना लगाओ। मुझे 2 चाइनीज बहाबा फिश और एल्बा व्हाइट ट्रफल्स चाहिए, बाकी तुम देख लो। मैनेजर की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है, सर एक मछली की कीमत 10 लाख युआन है, करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए है। क्या आप श्योर है? प्रोटैगनिस्ट बिना पलक झपकाए कहता है, बस अपना काम करो मैनेजर। जहां लोग पूरी जिंदगी में एक आलीशान कार नहीं खरीद पाते, वहां हमारे प्रोटैगनिस्ट के एक डिनर का बिल 30 लाख युआन यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर जा चुका है। अब देखना यह है कि इस शाही दावत के बाद कौन कौन प्रोटैगनिस्ट के सामने घुटने टेकता है। इतने महंगे खाने का बिल देखकर सबका दिमाग चकरा जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि जितने का ये एक वक्त का खाना है, उतने में तो उनके शहर में कई 100 वर्ग मीटर का आलीशान अपार्टमेंट आ जाए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए ये सब नॉर्मल है। वो सबको रिलैक्स रहने को कहता है और सब मिलकर उस शाही दावत का मजा लेते हैं। खाना खत्म होते ही उसके दोस्त उसे बंड पर ड्रिंक के लिए बुलाते हैं, पर प्रोटैगनिस्ट शालीनता से मना कर देता है। वो कहता है कि अभी उसने एक क्लासमेट के साथ ड्रिंक की है, तो अगली बार पक्का चलेंगे। दोस्त भी मान जाते हैं और अगले दिन के लिए एक बड़ा वीआईपी बूथ बुक करने का वादा करते हैं। असली खेल तब शुरू होता है जब बिल चुकाने की बारी आती है। मैनेजर वैंग खास डिस्काउंट के बाद बिल 29.8 लाख युआन बताता है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट पेमेंट करता है, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसने फूड रिबेट कार्ड का इस्तेमाल किया था, जिससे उसे 10 गुना कैशबैक मिलना था, और चूंकि वहां 5 लोग खाना खा रहे थे तो सिस्टम ने उस अमाउंट को और मल्टीप्लाई कर दिया। नतीजा, प्रोटैगनिस्ट के बैंक अकाउंट में सीधे 14.9 करोड़ युआन, करीब 175 करोड़ रुपए क्रेडिट हो जाते हैं। वो खुद हैरान रह जाता है कि लोगों को खाना खिलाकर भी कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है। घर पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट सुकून से म्यूजिक चलाता है और उस स्ट्रीमर लड़की कियाओ मेई की प्रोफाइल चेक करता है। उसे एहसास होता है कि लड़की का आकर्षण स्कोर वाकई में 94 है, जो काफी ज्यादा है। तभी सिस्टम उसे एक और सरप्राइज देता है। उसके लाइव स्ट्रीम अकाउंट में एक ग्लिच का बहाना बनाकर सिस्टम उसे 30 लाख शार्क फिन कॉइन्स गिफ्ट करता है। वो मुस्कुराता है कि ये सिस्टम उसे पैसे देने के बहाने ढूंढता रहता है। वो तुरंत अपने अकाउंट का नाम बदलकर डिंग हाई शेंजेन रख देता है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अपने नए लेवल 65 वाले डिंग हाई शेंजेन अकाउंट से लॉगिन करता है, पूरा चैट सेक्शन उसका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ता है। उधर क्याओमी का गिल्ड पीके मिशन शुरू होने वाला है। वो काफी परेशान है क्योंकि उसने आज तक एक भी पीके मैच नहीं जीता है। हालत यह है कि दूसरे स्ट्रीमर्स उसे पक्की जीत समझकर उससे मैच करना चाहते हैं। अगर वो आज 2 राउंड नहीं जीती तो उसका अटेंडेंस बोनस कट जाएगा और उसके पास कमरे का किराया देने तक के पैसे नहीं बचेंगे। क्याओमे का मुकाबला हुआंग लिंग नाम की एक स्ट्रीमर से होता है। देखने में तो वो बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन जैसे ही प्रोटैगनिस्ट सिस्टम की मदद से उसकी असलियत चेक करता है तो सच सामने आ जाता है। हुआंग लिंग का असली अपीयरेंस स्कोर सिर्फ 69 है, जबकि क्याओमे का स्कोर 94 है। सारा खेल हैवी मेकअप और फिल्टर्स का है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि खूबसूरती के मामले में तो क्याओमे इसे आसानी से हरा देगी, बस उसे थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तभी सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को एक नया मिशन देता है। क्याओमे को पीके टूर्नामेंट जिताओ और डोनेशन पर 50 गुना तक का रीबेट पाओ। 50 गुना डिस्काउंट का मतलब है अंधा पैसा। प्रोटैगनिस्ट अब पूरी तरह तैयार है क्याओमे का बिग ब्रो बनने के लिए। वो समझ जाता है कि अब से क्याओमे के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा होने वाला है।
क्याओ मेई बेचारी अपने फैन से विनती करती है कि कोई तो उसे सपोर्ट करे, यहाँ तक कि 1 युआन की मदद से भी वो रैंकिंग में आ सकती है। लेकिन उसकी चैट फ्री लोडर्स मुफ्तखोरों से भरी पड़ी है। कोई कहता है कि उसे हारते देखने में मजा आता है, तो कोई उसे ताने मार रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि क्याओ मेई की किस्मत पलटने वाली है। अब जब प्रोटैगनिस्ट मैदान में उतर चुका है, तो वो इन मुफ्तखोरों और दूसरी स्ट्रीमर के घमंड को अपनी दौलत से चकनाचूर करने वाला है। तभी प्रोटैगनिस्ट यानी डिंग हाई शेनजिन अपना पहला कदम उठाता है। लेकिन सबको तब झटका लगता है जब वो दान में सिर्फ 5 कमजोर मुर्गियां भेजता है, जिसकी कीमत मात्र 1 युआन है। क्याओ मेई का दिल बैठ जाता है। वो सोचती है, क्या एक लेवल 65 का बड़ा भाई इतना कंजूस हो सकता है? क्या मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं? तभी चैट पे प्रोटैगनिस्ट एक अजीब शर्त रखता है। वो कहता है, स्ट्रीमर, मैंने सुना है तुम ड्राइविंग में माहिर हो। अगर मैं तुम्हें ये गिल्ड वॉर जिता दूं, तो क्या तुम मेरी ड्राइवर बनोगी? क्याओ मेई बिना सोचे समझे हाँ कर देती है और कहती है कि वो बहुत स्टेबल ड्राइवर है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए मैसेज करता है, ठीक है, वादा रहा, कल रात देखते हैं तुम्हारी ड्राइविंग कितनी स्टेबल है। अभी लोग प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ा ही रहे थे कि अचानक पूरी स्क्रीन पर धमाका होता है। एक के बाद एक दुनिया की 3 सबसे महंगे सुपर रॉकेट्स स्क्रीन पर चमकने लगते हैं। पूरी लाइव स्ट्रीम में हड़कंप मच जाता है। क्याओ मेई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह, 3 सुपर रॉकेट! वो खुशी के मारे झूम उठती है और पूछती है कि बड़े भाई को कौन सा परफॉर्मेंस देखना है। उधर दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी स्ट्रीमर हुआंग लिंग और उसका बिग ब्रो दाजू जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा था कि क्याओ मेई को हराना बच्चों का खेल है, लेकिन आखिरी के कुछ सेकंड्स में प्रोटैगनिस्ट के इन सुपर रॉकेट्स ने पूरे पीके का पासा पलट दिया। विपक्षी टीम दंग रह गई कि क्याओ मेई की टीम में इतना चालाक और दमदार खिलाड़ी प्रोटैगनिस्ट कहां से आ गया, जिसने हारते हुए मैच को एक झटके में जीत में बदल दिया। खुशी के मारे क्याओ मेई प्रोटैगनिस्ट के लिए गाना गाने की पेशकश करती है। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी बेसुरी है, पर उसमें एक मासूमियत और प्यारापन है जो प्रोटैगनिस्ट को काफी दिलचस्प लगता है। लेकिन चैट में मौजूद लोग मजे लेने लगते हैं और चिल्लाते हैं, स्ट्रीमर, आपसे विनती है कि गाना बंद करें, आपके 5 सुरों में से 4 तो गायब है। प्रोटैगनिस्ट बस इतना ही कहता है, तुम जो चाहो कर सकती हो। दूसरे दौर की शुरुआत होती है। विपक्षी टीम का बड़ा आदमी दाझू पूरे जोश में है। वो अपनी स्ट्रीमर को बचाने के लिए पैसे पानी की तरह बहाना शुरू करता है। पब्लिक स्क्रीन पर दाझू की तारीफों के पुल बांधे जाने लगते हैं। लोग हैरान हैं कि एक छोटे से स्ट्रीमर के लाइव रूम में इतने सारे सुपर रॉकेट और हॉट लॉन्च कैसे हो रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि 5 रॉकेट छोड़कर उन्होंने क्याओ मेई को डरा दिया है। वो क्याओ मेई के भोलेपन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अब तुम हमसे कैसे निपटोगी? अभी विपक्षी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि प्रोटैगनिस्ट एक साथ 20 सुपर रॉकेट्स का हमला कर देता है। करीब 40,000 युआन की ये बारिश इतनी तेज होती है कि दूसरी तरफ की स्ट्रीमर का लाइव स्ट्रीम ही अटक जाता है। विपक्षी टीम सन्न रह जाती है। क्याओ मेई को यकीन नहीं होता कि वो जीत गई है। देखते ही देखते उसके लाइव रूम में दर्शकों की संख्या 10,000 पार कर जाती है। अब हर कोई डिंग हाई शेनजेन के नाम के नारे लगा रहा है। यहाँ तक कि विपक्षी स्ट्रीमर भी अब हार मानकर प्रोटैगनिस्ट के सामने घुटने टेक देती है और उसे अपनी आरामदायक ड्राइविंग का लालच देने लगती है। 20 सुपर रॉकेट्स की बारिश के बाद क्याओ मेई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भावुक होकर प्रोटैगनिस्ट से पूछती है, भाई डिंग हाई शेनजेन, आपने मुझे इतना लोकप्रिय बना दिया, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। प्रोटैगनिस्ट गौर करता है कि लाइव स्ट्रीम के ब्यूटी फिल्टर्स असल में क्याओ मेई की असली खूबसूरती को निखारने के बजाय उसे और खराब दिखा रहे हैं। उसकी नेचुरल खूबसूरती इन फिल्टर्स के पीछे दबी हुई है। इसलिए प्रोटैगनिस्ट चैट में आदेश देता है, मैं चाहता हूं कि तुम अभी के अभी अपने सारे ब्यूटी फिल्टर्स बंद करो। चैट में हंगामा मच जाता है। लोग मजे लेने लगते हैं कि फिल्टर हटते ही असली चेहरा सामने आ जाएगा और बॉस डरकर भाग जाएगा। क्याओ मेई भी घबरा जाती है। वो सोचती है, आजकल बिना फिल्टर के लाइव आना सुसाइड करने जैसा है। लोग न जाने कैसी कैसी गालियां देंगे, लेकिन भाई ने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया है, अगर उनकी बात नहीं मानी तो सब खत्म हो जाएगा। कांपते हाथों से क्याओ मेई जैसे ही फिल्टर बंद करती है, पूरा लाइव रूम सन्न रह जाता है। लेकिन यह सन्नाटा नफरत का नहीं बल्कि हैरानी का था। बिना फिल्टर के क्याओ मेई इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चैट में तारीफों की बाढ़ आ जाती है। लोग कमेंट करने लगते हैं, वाह, आज तक इतना खूबसूरत एंकर नहीं देखा। प्रशंसकों की तादाद अचानक बढ़ने लगती है और लोग उसे सलाह देने लगते हैं कि वो भविष्य में कभी फिल्टर का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसकी कुदरती खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस जीत और नई पहचान के बाद क्याओ मेई का आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
वो जानती है कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। वो प्रोटैगनिस्ट से फिर से विनती करती है, भाई डिंगहाई शेनज़ेन, बस एक आखिरी राउंड, अगर मैं ये जीत गई तो अगले महीने का मेरा बोनस और प्रसारण सुरक्षित हो जाएगा, कृपया मेरा साथ मत छोड़ना। अब सबकी नजरें प्रोटैगनिस्ट पर है, क्योंकि आखिरी राउंड में दुश्मन और भी बड़ी तैयारी के साथ आने वाला है। दूसरे दौर में मुकाबला स्वीट शियाओटियान से होता है। वो आते ही प्रोटैगनिस्ट को मक्खन लगाना शुरू कर देती है। भाई डिंगहाई शेनज़ेन, आपके रॉकेट्स ने तो मेरा दिल छू लिया, कभी मेरी स्ट्रीम पर भी बैठिए, मैं ऐसा नाच गाना दिखाऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इन सब बातों में नहीं आता। विपक्षी टीम का बड़ा आदमी यीजी हुआ भी मैदान में उतरता है, पर वो काफी कंजूस निकलता है। प्रोटैगनिस्ट बिना देर किए 5 सुपर रॉकेट दाग देता है और शियाओटियन को धूल चटाकर कियाओ मेई को फाइनल में पहुंचा देता है। फाइनल राउंड में कियाओ मेई का सामना इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक दाई शियाओ मेई से होता है। कियाओ मेई घबरा जाती है कि वो इतने बड़े नाम के सामने कैसे टिकेगी। दाई शियाओ मेई बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है, चलो मैं पहले अपने फैंस के लिए डांस करूंगी, सामने बैठा बड़ा भाई भी देख सकता है। उसे खबर मिल चुकी है कि कियाओ मेई के पीछे कोई बहुत अमीर बिग ब्रो है जिसने अब तक 8 लाख से ज्यादा पॉइंट्स लुटा दिए हैं। दाई शियाओ मेई का शानदार डांस देखकर चैट में बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग कियाओ मेई को ट्रोल करने लगते हैं, इसके पास तो सिर्फ चेहरा है, टैलेंट के नाम पर कुछ नहीं। वहीं कुछ को लगता है कि प्रोटैगनिस्ट बस अपनी मनमर्जी से पैसा बहा रहे हैं। कियाओ मेई को डर लगने लगता है कि कहीं प्रोटैगनिस्ट उसे इस आखिरी मोड़ पर छोड़ ना दे। वो डरते हुए कहती है, भाई डिंगहाई शेनज़ेन, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? हम किंग बनने से बस एक कदम दूर हैं। यहाँ प्रोटैगनिस्ट अपनी असली सैवेज पर्सनैलिटी दिखाता है। वो दाई शियाओ मेई के ताने और कियाओ मेई की घबराहट के बीच मैसेज करता है, देखो दाई शियाओ मेई ने क्या कहा, और तुम सिर्फ मुझे बड़ा भाई कहना जानती हो। तुम्हारे साथ मैं किंग कैसे बन सकता हूँ? अगर तुम मल्टीपर्सन स्पोर्ट्स की बात कर रही हो तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। प्रोटैगनिस्ट का ये इशारा और डबल मीनिंग बात सुनकर पूरी चैट सन्न रह जाती है। कियाओ मेई का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और दर्शकों में खलबली मच जाती है। प्रोटैगनिस्ट ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ पैसे लुटाने वाला कोई भोला इंसान नहीं है, बल्कि वो खेल के नियम खुद तय करता है। फाइनल राउंड में दाई शियाओ मेई के साथ 3 लेवल 100 के सॉवरेन्स महाशक्तिशाली सम्राट मैदान में उतरते हैं। पूरा चैट सेक्शन डरा हुआ है, क्या डिंगहाई शेनज़ेन इन 3 दिग्गजों को हरा पाएगा? दाई शियाओ मेई के सम्राटों ने 9 लाख का स्कोर खड़ा कर दिया है। कियाओ मेई घबराकर प्रोटैगनिस्ट से वादा करती है कि वो डांस क्लास ज्वाइन कर लेगी और वो जो चाहेगा वही डांस करेगी। तभी खेल में ट्विस्ट आता है। कियाओ मेई अचानक एक पुराने बाटियन नाम के डोनर को धन्यवाद देती है जिसने मामूली रकम दी थी। वो व्यंग्य करते हुए कहती है, आपके इस छोटे से दान के बिना तो मेरा प्रसारण ही बंद हो जाता। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट और पूरी चैट दंग रह जाती है। प्रोटैगनिस्ट ने अभी अभी लाखों लुटाए थे और कियाओ मेई जानबूझकर विपक्ष को चिढ़ा रही है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, वो समझ जाता है कि कियाओ मेई अब सुपर सम्राटों का मजाक उड़ाने की हिम्मत दिखा रही है। प्रोटैगनिस्ट के पास सिस्टम के दिए हुए 20 लाख शार्क फिन अभी भी बाकी हैं। वो एक साथ 20 बेहद शक्तिशाली रॉकेट्स का ऐसा हमला करता है कि दाई शियाओ मेई का लाइव स्ट्रीम अटक जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या ये सीजी एनिमेशन है? रॉकेट्स रुक ही नहीं रहे। दाई शियाओ मेई के तीनों सम्राटों ने 9 लाख पर घुटने टेक दिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का स्कोर 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन पार कर गया। दाई शियाओ मेई के बड़े भाई हार मान लेते हैं और कहते हैं, आज के लिए भूल जाओ, अगली बार देखेंगे। प्रोटैगनिस्ट विजयी घोषित होता है और घोषणा करता है, ये आखिरी 2 शॉट हमारी जीत का ऐलान है। कियाओ मेई गिल्ड वॉर की चैंपियन बन जाती है और उसे 7 लाख युआन का कमीशन मिलता है। वो खुशी के मारे कांपते हुए प्रोटैगनिस्ट से उसका वी चैट मांगती है और पूछती है, क्या मैं अब आपकी परमानेंट ड्राइवर बन सकती हूँ? प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, अगर तुम मुझे 15 किलोमीटर दूर अमांग यून होटल ले जा सकती हो तो ठीक है, मैं अगले 2 दिन वहीं हूँ। जैसे ही वो ये कहता है, चैट में मौजूद कुछ पुराने लोगों को याद आता है, अरे ये तो वही है जो दोपहर में फेरारी कार शो में आया था। पूरी दुनिया को अब समझ आता है कि डिंगहाई शेनज़ेन कोई मामूली अमीर नहीं, बल्कि वही रहस्यमयी रईस है जिसके पास फेरारी है। अब पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है। गिल्ड वॉर में जीत के बाद सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को एक ऐसा सरप्राइज देता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कियाओ मेई की संतुष्टि का स्तर SSS यानी सर्वोच्च होने के कारण प्रोटैगनिस्ट को 1000 गुना सुपर क्रिटिकल हिट कैशबैक मिलता है। उसके अकाउंट में सीधे 2.3 बिलियन यानी 23 करोड़ युआन जमा हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट खुद हैरान रह जाता है कि ऑनलाइन मजे करते हुए और पैसे उड़ाते हुए इतना सारा पैसा कमाना कितना आसान है।
अगले दिन सुबह होते ही क्याओ मेई प्रोटैगनिस्ट को मैसेज करती है, क्या आपको आज ड्राइवर की जरूरत है? मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। सच तो यह है कि जब से उसे पता चला है कि डिंघाई शेंजन ही वो फेरारी वाला अमीर बंदा है, उसे पूरी रात नींद नहीं आई है। वो प्रोटैगनिस्ट के जवाब का बेसब्री से इंतजार करती है और जैसे ही वो हाँ कहती है, क्याओ मेई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुद को तैयार करती है ताकि रात को वो बिग ब्रदर की सेवा में कोई कमी ना छोड़े। रात के 8 बजते ही क्याओ मेई अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती है और प्रोटैगनिस्ट को लेकर शंघाई के सबसे बड़े और मशहूर बार टैक्स पहुंचती है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट कार से उतरता है, क्लब के बाहर खड़ी लड़कियों की नजरें उस पर जम जाती हैं। उसके ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी और कातिलाना लुक को देखकर सब दीवानी हो जाती हैं। लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगती हैं, कितना हैंडसम है, ये पक्का किसी बड़े अमीर खानदान का वारिस है। प्रोटैगनिस्ट के क्लब में कदम रखते ही लड़कियों की भीड़ उसे घेर लेती है। कोई वी चैट मांग रही है तो कोई साथ में गेम खेलने का ऑफर दे रही है। एक लड़की तो बहाने से उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है ताकि उसका ध्यान खींच सके। क्याओ मेई को अब समझ आता है कि उसके बिग ब्रदर की डिमांड कितनी ज्यादा है। वो किसी तरह भीड़ को हटाती है और कहती है, सब पीछे हटो, भाई को पहले वीआईपी बूथ में जाने दो। क्लब के बाहर लड़कियों की भीड़ प्रोटैगनिस्ट को इस कदर घेर लेती है कि क्याओ मेई को जलन होने लगती है। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाती और अचानक चिल्लाकर रास्ता बनाती है, सब पीछे हटो, इसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही लड़कियां मायूस हो जाती हैं। अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया? चलो बहनों, अगला शिकार ढूंढते हैं। प्रोटैगनिस्ट हैरान होकर क्याओ मेई से पूछता है, क्या सच में मेरा कोई प्रेमी है? क्याओ मेई बहाना बनाती है, मैंने तो बस भीड़ से बचाने के लिए झूठ बोला, ज्यादा मत सोचो। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अंदर पहुंचता है, उसके दोस्त वांग जैंग और कोयला कारोबारी चेन हाओ उसका मजाक उड़ाते हैं। ओह, तो वो जियांग शाओ आप ही थे जिसे लड़कियों ने घेर रखा था। हमें लगा कोई इंटरनेशनल स्टार आया है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए क्याओ मेई की तरफ इशारा करता है, ये मेरी ड्राइवर है, आज रात ये हमें घर छोड़ देगी तो हम जमकर पी सकते हैं। दोस्त हंसते हुए कहते हैं, क्या बात है, मार्शल आर्ट्स के उस्ताद, आपसे यही उम्मीद थी। प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त वीआईपी बूथ में बैठते हैं। मैनेजर ली तुरंत हाजिर होता है। प्रोटैगनिस्ट माहौल को और गर्म करने के लिए ऑर्डर देता है, मैनेजर 2 सेट बिग ड्रैगन महंगी शराब के सेट लगाओ ताकि यहाँ और भी रौनक बढ़ जाए। क्याओ मेई ये सुनकर दंग रह जाती है क्योंकि उसने बिग ड्रैगन सिर्फ वीडियो में देखे थे, आज पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रही थी। वांग जैंग अपने दोस्त चेन हाओ को बताता है, भाई ये 2 लाख के ड्रैगन तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है, कल रात जियांग शाओ ने मुझे येलो क्रोकर मछली खिलाई थी। उस एक खाने का बिल 30 लाख युआन, करीब 3.5 करोड़ रुपए था। चेन हाओ के हाथ से शराब का ग्लास छूटने को होता है। क्या सिर्फ एक खाने पर 30 लाख? पूरी महफिल सन रह जाती है। अब सबको समझ आ गया है कि जियांग शाओ सिर्फ अमीर नहीं बल्कि अल्ट्रा रिच है। तभी वेटर चिल्लाता है, भाइयों शराब आ रही है, और पार्टी अपने चरम पर पहुंच जाती है। पार्टी अभी शुरू ही हुई थी कि शियाओ किंग नाम की एक बेहद हॉट लड़की प्रोटैगनिस्ट के पास आकर चिपक जाती है। प्रोटैगनिस्ट जब सिस्टम से उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो हैरान रह जाता है। हालांकि उसका चेहरा मेकअप के बाद 90 के करीब है, लेकिन उसका फिगर स्कोर 98 है, जो कि बहुत दुर्लभ है। शियाओ किंग प्रोटैगनिस्ट को लुभाने की पूरी कोशिश करती है और उसे ड्रिंक्स ऑफर करती है। शियाओ किंग को प्रोटैगनिस्ट के इतने करीब देखकर क्याओ मेई के दिल में फिर से वही खट्टी और अवरुद्ध सी जलन होने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, कल रात इस इंसान ने मुझ पर लाखों उड़ाए, मुझे गले लगाया और आज ही किसी दूसरी औरत के साथ मजे कर रहा है। क्या मैं इसके लिए कुछ भी नहीं हूं? अपनी चिढ़ मिटाने के लिए वो ड्रिंक पीने लगती है, ये भूलकर कि उसे बाद में कार चलानी है। प्रोटैगनिस्ट देख रहा है कि क्याओ मेई गुस्से में लाल हो रही है। हालांकि शियाओ किंग का फिगर लाजवाब है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का मेन टारगेट आज रात क्याओ मेई ही है। वो स्मार्टली शियाओ किंग को डांस फ्लोर पर भेज देता है। क्याओ मेई तंज कसते हुए कहती है, क्या आपको दिखता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है? प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, इतने शोर और भीड़ में देखना मुश्किल है, क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि मैं तुम्हें करीब से और अच्छे से देख सकूं। प्रोटैगनिस्ट की ये बात सुनकर क्याओ मेई के होश उड़ जाते हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपनी स्ट्रीमर वाली इमेज याद करती है कि लड़कियों को संकोची होना चाहिए। वो बनावटी गुस्से में कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं आपको कोई लापरवाह लड़की लगती हूँ? लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे आईना दिखाते हुए कहता है, मुझ पर 20 लाख खर्च करवाने के बाद अब तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। अगर तुम मेरे साथ आना ही नहीं चाहती थी तो आज रात यहाँ ड्राइवर बनकर क्यों आई? क्याओ मेई निशब्द रह जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसका दिल और दिमाग दोनों ही प्रोटैगनिस्ट के काबू में है। तभी शियाओ किंग वापस आकर अपनी डांस की तारीफ मांगती है, पर प्रोटैगनिस्ट का ध्यान अब पूरी तरह क्याओ मेई पर जम चुका है। क्लब का शोर और तेज संगीत के बीच प्रोटैगनिस्ट के आसपास लड़कियों का घेरा बढ़ने लगता है। एक लड़की चहकते हुए कहती है, युवा स्वामी जियांग, आप सच में पक्षपाती हैं। मैं आपके भाई से भी मिलना चाहती हूँ, क्या आप हमें मिलवाएंगे? प्रोटैगनिस्ट एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देता है, बिल्कुल, क्या मैं तुम दोनों को बाद में मिलवा दूं?
उसकी बातों ने लड़कियों में एक अलग ही उत्साह भर दिया। वो दूसरी लड़की की ओर मुड़ता है जो अपनी मासूमियत का दिखावा कर रही थी। वो कहती है, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है जियांग, मुझे बस घर पर रहकर फिल्में देखना पसंद है। क्या आपको भी ये पसंद है? प्रोटैगनिस्ट मन ही मन हंसता है। वो जानता है कि जहां औरतें होती हैं वहां शब्दों का नहीं वर्चस्व का युद्ध होता है। वो जोर से हंसते हुए कहता है, हा, मुझे तो बहुत पसंद है, चलो हम तीनों मिलकर देखते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। अगले 2 घंटों तक प्रोटैगनिस्ट ने एक गहरी चाल चली। वो उन दोनों लड़कियों के साथ शराब पीता रहा, ठहाके लगाता रहा, लेकिन उसने क्याओ यिनियन की तरफ एक बार देखा तक नहीं। उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना ही उसकी योजना का हिस्सा था। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, 90 अंक प्राप्त, लक्ष्य हासिल हुआ। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर एक विजयी चमक आ गई। उसकी योजना सटीक बैठी थी। क्लब के बाहर प्रोटैगनिस्ट ने एक टैक्सी रोकी। उन लड़कियों को विदा करते हुए उसने ड्राइवर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए और कहा, ड्राइवर, मेरी इन दोनों छोटी बहनों को सुरक्षित घर पहुंचा देना। लड़कियां मुस्कुराती हुई चली गईं। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रोटैगनिस्ट का दिल जीत लिया है, पर असली खेल तो अभी शुरू होना था। दृश्य बदलता है। प्रोटैगनिस्ट अपने कमरे में था, तभी उसकी नजर सामने खड़े क्याओ मेई पर पड़ता है। वो हक्का बक्का रह गया। अरे, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम तो सिर्फ एक ड्राइवर की तरह आए थे। क्याओ मेई धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाती है। उसकी आवाज में एक अलग ही गहराई थी। बहुत रात हो गई है, टैक्सी लेना सुरक्षित नहीं है, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकती हूं? प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है, मैं तैयार हूं, पर मुझे नहीं पता कैसे करूं। आप मुझे थोड़ा और वक्त क्यों नहीं देती? ये बहुत परेशान करने वाली है मुझे। क्याओ मेई उसके बिल्कुल करीब जाकर रुकती है और एक तीखा सवाल करती है, क्यों? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम उस तरह के पुरुष नहीं हो जो इतनी जल्दी मान जाए? तो फिर अब ये घबराहट कैसी? प्रोटैगनिस्ट के पास कोई जवाब नहीं था। क्याओ मेई ने उसे उसके ही शब्दों के जाल में फंसा दिया था। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। क्याओ मेई ने बड़ी बेरुखी से कहा, मैं वापस नहीं जा रही, तुम्हें खुद टैक्सी लेकर घर जाना चाहिए था, पर अब मैं यहीं हूं। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया, ठीक है, अगर आप वापस नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, यहां बहुत सारे कमरे हैं, आप कोई भी एक चुन लीजिए। लेकिन क्याओ मेई के इरादे कुछ और ही थे। उसने सीधा और तीखा सवाल किया, तुम्हारा बिस्तर इतना बड़ा है, क्या हम साथ नहीं सो सकते? प्रोटैगनिस्ट ठिठक गई। लेकिन मुझे अजनबियों के साथ सोने की आदत नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। क्याओ मेई उसे गौर से देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, योजना के मुताबिक वो बस एक कदम दूर था। क्या ये लड़का सच में अनजान है या बस नाटक कर रहा है? ये खुद पहल क्यों नहीं कर रहा? अचानक कमरे में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। क्याओ मेई की आंखों से आंसू छलक पड़े। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा असहज हुआ। अरे, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम सचमुच मुझसे नफरत करते हो? उसने रोते हुए पूछा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तो सब ठीक था, तुमने मुझे गले भी लगाया था, लेकिन अब तुम मेरे करीब भी नहीं आना चाहते। प्रोटैगनिस्ट समझ गया कि प्राइवेसी ना होने के अपने नुकसान हैं। वो शायद पुरुषों और महिलाओं के बीच के इन पेचीदा मामलों को अभी नहीं समझ पा रही थी। उसने अपना लहजा नर्म किया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, कोई बात नहीं, इधर आओ, कम से कम अभी रोना बंद करो। आधे मिनट की खामोशी के बाद क्याओ मेई ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसकी आवाज में अब सच्चाई थी। जियांग चेंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। सच तो ये है कि जिस पल मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी ताकत हो, मेरा दिल तुम्हारा हो चुका था। उसने आगे कहा, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में किसी राजकुमार के आने का सपना नहीं देखती? और मेरे लिए वो राजकुमार तुम हो जियांग चेंग। प्रोटैगनिस्ट चुप रहा। उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, तुम आज रात यहीं सो सकती हो। अगले दिन सुबह के 9:30 बज रहे थे। ऑफिस के कैबिन में एक नई हलचल थी। सू वान हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई। प्रबंधक यू, क्षमा कीजिए, सू वान ने कहा। मैनेजर यू ने अपनी फाइलों से नजरें हटाईं और मुस्कुराते हुए बोला, सू वान, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, बताओ तुम्हें मेरी क्या जरूरत आन पड़ी? सू वान ने गहरी सांस ली और वो सवाल पूछा जो उसके मन को परेशान कर रहा था। मैनेजर यू, क्या आप जियांग चेंग को जानते हैं? मैनेजर यू की आंखों में एक चमक आई। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी मुलाकात एक बिजनेस ट्रिप के दौरान हुई थी। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सू वान के चेहरे के भाव बदल गए। उसे एहसास होने लगा था कि प्रोटैगनिस्ट का जाल उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। सू वान ने हैरानी से पूछा, मैनेजर यू, क्या जियांग चेंग सच में मुझे साइन करने वाले हैं? मैनेजर यू ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। हाँ वानमान, मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे ही यहाँ का काम निपटेगा, हम जियांग चेंग की नई कंपनी में शामिल होंगे। तुम वहाँ की पहली आर्टिस्ट होगी। सू वान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।
पर मैनेजर यू, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की है, क्या एक नई कंपनी और जियांग चैंग पर इतना भरोसा करना ठीक है? मैनेजर यू की आंखों में जियांग चैंग के लिए अटूट विश्वास था। उसे बस जियांग मत समझना, वो भरोसे की मिसाल है, तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। अब से हम सब वहां बहनों की तरह रहेंगे, मुझे बस बहन यू कहना। तभी इंटरकॉम गूंजा। फ्रंट डेस्क से कॉल था। मैनेजर यू, नीचे आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। मैनेजर यू को लगा कि शायद वही पुराने फूल या हार होंगे। उसने झुंझलाकर कहा, उन्हें कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब वापस भेज दो। पर रिसेप्शनिस्ट की आवाज में उत्तेजना थी। मैम, ये कोई फूल नहीं, ये एक कार है और इसका भुगतान पहले ही हो चुका है। जैसे ही मैनेजर यू और सूवा नीचे पहुंचे, वहां का नजारा देख सबकी सांसें थम गई। सामने एक चमकदार गुलाबी रंग की लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। हेलो मिस यू, कृपया इसका अनावरण करें, डिलीवरी मैन ने चाबियां आगे बढ़ाते हुए कहा। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या इसका ब्रेकअप हो गया है? देखो नया बॉयफ्रेंड कितना अमीर है, 10 मिलियन की कार गिफ्ट कर दी। मैनेजर यू ने कांपते हाथों से पूछा, ये किसने भेजी है? जवाब मिला, श्री जियांग चैंग ने। उन्होंने कहा कि उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। मैनेजर यू की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, जियांग चैंग। आज तक किसी पुरुष ने उसकी कद्र इस तरह नहीं की थी। तभी प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, यू शिया शियाओ। मैनेजर यू की मित्रता 99 अंक तक पहुंच गई है। जीवन और मृत्यु में अविभाज्य रिश्ता अनलॉक हुआ। जियांग चैंग मुस्कुराया। उसे एक उपभोग कैशबैक कार्ड और एक रहस्यमयी संतान भक्षण कार्ड इनाम में मिला। ये कार्ड उसकी दौलत और ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला था। वो समझ गया कि अब ये खेल केवल रोमांस का नहीं, बल्कि असीमित मुनाफे का है। सिस्टम ने अगला टास्क दिया, एक निवेश कंपनी का अधिग्रहण। जियांग चैंग ने बिना पलक झपकाए फैसला किया। सिस्टम, 500 मिलियन का निवेश करो, शंघाई में स्टार इन्वेस्टमेंट कंपनी की नींव रखो। स्टेटस चेक, नाम जियांग चैंग, उम्र 18 साल, कद 185 सेंटीमीटर, दिखावट 92 अंक, लेवल 10, सिस्टम रिजर्व फंड 7.8 लाख प्लस युआन, बढ़ता हुआ। अगला लक्ष्य 1 बिलियन का अनुभव। जियांग चैंग अब केवल एक युवा स्वामी नहीं था, वो शंघाई के बिजनेस जगत का नया टाइकून बनने की राह पर निकल चुका था। अब देखना यह था कि इस नई कंपनी और नई ताकत के साथ वो अपने दुश्मनों और चाहने वालों को कैसे काबू करता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही जियांग चैंग की आंखें खुली। बिस्तर पर उसके साथ सॉन्ग हे क्यों थी, जिसकी खूबसूरती का स्कोर 90 के पार था। उसने जियांग की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, तुम पहले ही उठ गए? क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई? जियांग चैंग ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसके दिमाग में सिस्टम से मिला वो नया रिवॉर्ड कार्ड घूम रहा था। उसने सोचा, क्या इस कार्ड को अभी सॉन्ग हे क्यों पर आजमाना चाहिए? पर फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। पहले उसे अपनी सुबह की कसरत पर ध्यान देना था और अपने दिमाग को शांत करना था। कुछ देर बाद सॉन्ग हे क्यों ने झिझकते हुए एक बात छेड़ी, जियांग चैंग, प्लीज अब से मेरी लाइव स्ट्रीम पर इतनी बड़ी टिप्स मत देना। प्लेटफॉर्म 70% कमीशन काट लेता है, ये तो सरासर बर्बादी है। जियांग चैंग हंस पड़ा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं सीधे तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दूं? तभी वहां का माहौल थोड़ा बदल गया। सॉन्ग हे क्यों को समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चैंग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। 25 लाख युआन की टिप? जियांग, क्या अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? वर्चुअल गिफ्ट्स पर इतना पैसा खर्च करना, ये तो पागलपन है। जियांग ने उसकी बात काटते हुए बड़े ही रिलैक्स्ड अंदाज में कहा, छोटी रकम के बारे में इतना मत सोचो, तुम बस अपनी स्ट्रीमिंग पर ध्यान दो। अगर कोई बड़ा स्ट्रीमर तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे एक बार बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। तभी जियांग चैंग ने होटल के मैनेजर वांग को बुलाया। मैनेजर वांग, मेरे कमरे का किराया कब देना है? मैनेजर वांग ने विनम्रता से जवाब दिया, कल सुबह तक श्री जियांग। जियांग चैंग ने लापरवाही से कहा, हर कुछ दिन में पेमेंट करना झंझट भरा है, इसे 2 महीने के लिए बढ़ा दो। मैनेजर वांग और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। 2 महीने? श्री जियांग, यहां का किराया 80,000 प्रतिदिन है। 2 महीने का मतलब है 4.8 मिलियन युआन। अगर आपको यहां रोज नहीं रहना तो ये सरासर पैसों की बर्बादी है। जियांग को ताज्जुब हुआ कि एक होटल मैनेजर उसे पैसे बचाने की सलाह क्यों दे रही है। उसने तुरंत अपना सिस्टम एक्टिवेट किया और वांग युआन की प्रोफाइल स्कैन की। नाम वांग युआन, उम्र 24, लुक 90, बॉडी 94, मित्रता स्कोर 80, निकटता का स्तर, गोपनीयता 0, कोई छुपा हुआ राज नहीं। जियांग चैंग मन ही मन चौंक गया। ओह, दिखने में 90 अंक और प्राइवेसी के मामले में एकदम साफ, लेकिन इसकी मित्रता पहले से ही 80 पर कैसे है? क्या ये मुझ पर पहले से ही फिदा है? जियांग चैंग की गहरी निगाहें वांग युआन को बेचैन कर रही थीं।
उसे लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। वो जानती थी कि जियांग चेंग के पास पहले से ही 2 खूबसूरत महिलाएं हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जियांग के बारे में जान रही थी, उसका खिंचाव उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग महिला आई, तो वांग युआन ने खुद को संभालते हुए कहा, आंटी आप जाइए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल सकती हूँ। उसने जियांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब केवल प्रोफेशनलिज्म नहीं बल्कि कुछ और भी था। जियांग चेंग समझ गया कि अब उसका अगला शिकार तैयार है। मैनेजर वैंग युयान जब जियांग चेंग के कमरे से बाहर निकली तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर उस वक्त श्री जियांग ने कोई और मांग रखी होती तो क्या मैं मना कर पाती। वो खुद हैरान थी कि जियांग चेंग के बेरुखे बर्ताव ने भी उसे उसका दीवाना बना दिया था। तभी उसे उसकी सहेलियों ने घेर लिया। युयान, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या वो मेहमान बहुत परेशान कर रहा है? युयान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, उन्हें खुश करना तो बहुत आसान है। उसकी सहेली नाक सिकोड़ते हुए बोली, हमें तो तुमसे जलन हो रही है। सुना है तुम्हारा मेहमान 2 महीने के लिए कमरा बढ़ा रहा है। 2,40,000 युआन का कमीशन तो तुम्हारी जेब में है, फिर भी तुम उनके लिए डिस्काउंट मांगने सीईओ के पास जा रही हो। तुम पागल हो क्या? युयान ने धीरे से कहा, मुझे बस बुरा लग रहा था कि वो यहाँ रोज नहीं रहेंगे, फिर भी इतना पैसा दे रहे हैं। उसकी सहेली हंसते हुए बोली, ओ मेरी भोली बहन, वो अमीर है, सुंदर है और पैसा पानी की तरह बहाता है। अगर तू थक गई है तो उसकी सेवा मुझे करने दे, कमीशन तू ही रख लेना। बस मुझे उस राजकुमार को करीब से देखना है। जब होटल के सीईओ को पता चला कि कोई मेहमान एक बार में 48 लाख युआन का भुगतान कर रहा है तो पूरे होटल में हड़कंप मच गया। सीईओ वैंग खुद जियांग चेंग का शुक्रिया अदा करने के लिए दौड़े आए। उधर जियांग चेंग ने अपना कार्ड स्वाइप किया, लेकिन जैसे ही उसने मशीन की रसीद देखी उसके होश उड़ गए। क्या? किराया 48 लाख था, लेकिन मेरे खाते से सिर्फ 38 लाख ही क्यों कटे? तभी उसके दिमाग में सिस्टम की वो जानी पहचानी डिंग वाली आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने उपभोग कैशबैक कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। 380 मिलियन युआन आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। जियांग चेंग की आंखों में चमक आ गई। उसने बस 38 लाख खर्च किए और बदले में उसे 380 मिलियन मिल गए। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। वो मन ही मन हंसा। पैसा बनाना इतना आसान होगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही मैनेजर वैंग और सीईओ वैंग कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर अमन रिजॉर्ट्स के अध्यक्ष श्री वांग दाखिल हुए। उनके चेहरे पर जियांग चेंग के लिए गहरा सम्मान था। उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, श्री जियांग, मैं श्री वांग हूँ। मुझे बटलर वांग यानी युयान से पता चला कि आपने अपना स्टे 2 महीने के लिए बढ़ा लिया है। आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वांग ने जियांग चेंग को सुपर वीआईपी घोषित करते हुए 20% की छूट दे दी। जियांग चेंग मन ही मन मुस्कुराया, पर उसे एक अजीब सा झटका भी लगा। मैनेजर वांग, आपने तो कमाल कर दिया। आपके इस भले इरादे की वजह से सिस्टम के कैशबैक के हिसाब से मेरा 100 मिलियन का नुकसान हो गया। हालांकि जियांग चेंग समझ गया कि युयान एक नेक दिल महिला है जो खुद का कमीशन छोड़कर उसे फायदा पहुंचाना चाहती थी। जियांग ने श्री वांग से हाथ मिलाया और कहा, शुक्रिया श्री वांग, अब से हम दोस्त हैं। 1 घंटे बाद श्याओ मेई जियांग चेंग से विदा ले रही थी। वो जियांग को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जियांग को कुछ जरूरी काम थे। जाते जाते उसने प्यार से कहा, काम खत्म करके मुझे कॉल करना जियांग चेंग। अभी जियांग चेंग अपने अगले कदम की सोच ही रहा था कि अचानक यू श्याओ श्याओ का फोन आया। वो किसी मुसीबत में फंसी लग रही थी। जियांग फौरन हुआंगपू नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक तमाशा खड़ा था। एक लड़का पागलों की तरह चिल्ला रहा था, यू श्याओ श्याओ, मेरी बात मान लो और मुझसे शादी कर लो, वरना मैं अभी इस नदी में कूद जाऊंगा। जियांग चेंग ने पास जाकर देखा कि श्याओ श्याओ बहुत परेशान थी। उसने जियांग को देखते ही कहा, जियांग चेंग, ये लड़का मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि आप इस फालतू के चक्कर में पड़े, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वो लड़का जियांग चेंग को देखकर और भी भड़क गया। ओह, तो यही है वो। तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। मैं आज तुम दोनों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगा। अगर तुमने यहां से जाने की कोशिश की तो मैं कूद जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता, मैं मर जाऊंगा और तुम दोनों जेल जाओगे। जियांग चेंग ने ठंडे दिमाग से उस लड़के की तरफ देखा। उसे इस तरह की बचकानी धमकियों से चिढ़ हो रही थी। श्याओ श्याओ ने जियांग का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए जियांग, इसे बकवास करने दीजिए। लेकिन वो लड़का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नहीं, तुम नहीं जा सकती। जियांग चेंग ने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाले और उस लड़के के बिल्कुल करीब जाकर रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, रुक जाओ, बहुत हो गई ये बकवास। तुम कह रहे हो कि तुम्हें मरना है और तुम्हें तैरना नहीं आता। जियांग चेंग ने शियाओ शियाओ का हाथ छोड़ा और आगे बढ़कर उस लड़के के कॉलर को पकड़ लिया। अगर तुम अपनी जान देने के लिए इतने ही उतावले हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूं, इंतजार क्यों करना। जियांग चेंग ने उसे किनारे की तरफ धकेलते हुए एक ठंडी मुस्कान दी। हुआंगपू नदी के किनारे सन्नाटा छा गया जब जियांग चैंग ने वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी और घातक थी। तुम चारों इधर आओ। अगर तुम इस आदमी के नदी में कूदते वक्त उसे रोकने का नाटक करो और गलती से उसे डूबने दो तो मैं तुम में से हर एक को 5 मिलियन युआन दूंगा। सुरक्षाकर्मी कांप गए। सर, आप मजाक कर रहे हैं, ये तो सरेआम हत्या होगी। जियांग चैंग ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला। यकीन नहीं आता? मैं एडवांस पेमेंट कर सकता हूं। अगर कोई कानूनी दिक्कत आई तो सबसे अच्छे वकील मेरा काम करेंगे, और अगर किसी को जेल जाना पड़ा तो उसके परिवार को 5 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब बताओ, 4500 की नौकरी करनी है या अपनी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटानी है? सुरक्षाकर्मियों की आंखों में लालच और डर का मिला जुला भाव था। 10 मिलियन युआन, इतनी बड़ी रकम के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। वो लड़का मंगेतर जो अब तक कूदने की धमकी दे रहा था, थर थर कांपने लगा। तुम पागल हो? दिन दहाड़े मर्डर की सुपारी दे रहे हो? पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जियांग चैंग उसकी ओर एक कदम बढ़ा और फुसफुसाया, डर लग रहा है? अभी तो मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया है। तुम बस थोड़ी देर और चिल्ला सकते हो, क्योंकि जल्द ही तुम इस ठंडी नदी की गहराई में होगे। लड़का पीछे हटने लगा। जियांग चैंग ने अपना इरादा बदला और सुरक्षाकर्मियों से कहा, चलो उसे मारने की जरूरत नहीं है, बस 1 लाख युआन लो और इसकी इतनी धुनाई करो कि ये अपनी शक्ल भूल जाए। जैसे ही सुरक्षाकर्मियों के फोन में 1 लाख युआन क्रेडिट होने का मैसेज आया, उनका डर गायब हो गया। अगले ही पल वहां चीखें गूंजने लगी। 5 मिनट बाद वो लड़का जमीन पर पड़ा कराह रहा था। सुरक्षाकर्मी झुककर बोले, काम हो गया बॉस, भविष्य में ऐसे किसी भी काम के लिए हमें याद कीजिएगा। शियाओ शियाओ अभी भी सदमे में थी। जियांग चैंग ने उसे गले लगाया और शांत किया, चिंता मत करो, अब से मुझसे कुछ मत छुपाना, और उस झांग यू का मामला मैं उसे देख लूंगा। तभी जियांग के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट की समस्याओं को देखते हुए सिस्टम आपको एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म इनाम में देता है। ये पेशेवर एजेंट पूरी तरह गोपनीय और वफादार है। जियांग चैंग मन ही मन मुस्कुराया। अब उसके पास अपनी खुद की एक आर्मी थी। अब झांग यू जैसे छोटे गुंडों से निपटना बच्चों का खेल होगा। जियांग चैंग ने शियाओ शियाओ की तरफ देखा और उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, चलो अब एक बेकार आदमी की वजह से अपना दिन खराब नहीं करते। तुमने कहा था ना कि ऑफिस की जगह देखनी है, चलो चलते हैं। जब वे ऑफिस की बिल्डिंग पहुंचे तो शियाओ शियाओ की आंखें चमक उठीं। वो जगह वाकई शानदार थी। जियांग चैंग ने चारों ओर देखते हुए कहा, थोड़े से बदलाव और ये जगह काम शुरू करने के लिए तैयार है। यहीं से हम अपना साम्राज्य शुरू करेंगे। श्याओ श्याओ बड़े प्यार से उसके पास आई। जियांग ने उसे करीब खींचते हुए कहा, श्याओ श्याओ, क्या तुम थोड़ी देर आकर यहाँ बैठोगी? श्याओ श्याओ ने शर्माते हुए जियांग की आंखों में देखा, क्या मैं आपकी गोद में बैठूं? जब तक आप खुश हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं। जियांग की मुस्कान देख वह फुसफुसाई, अगर तुम मुझ पर हंसे तो मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगी। तभी घर के स्टाफ और मैनेजर वांग ने उसका स्वागत किया। घर में आपका स्वागत है श्री जियांग। क्या आप पहले खाना खाएंगे या स्नान करेंगे? हमने ऑनलाइन कुछ नए तरीके सीखे हैं। इस बार आपकी मालिश और सेवा पिछली बार से 100 गुना बेहतर होगी। जियांग चैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खाना खा लेते हैं। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी लाइफ अब वाकई किसी राजा से कम नहीं है। अगले दिन जियांग चैंग ऑटो शो पहुंचा, जहां शहर के बड़े रईस और उसके दोस्त वांग और चेन पहले से मौजूद थे। भाई वांग, आपका निमंत्रण इतना शानदार था कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर सका, जियांग ने हाथ मिलाते हुए कहा। वांग ने उत्साह से पूछा, श्री जियांग, आज यहाँ भीड़ कम है, आप सबसे पहले कौन सी कार देखना चाहेंगे, फेरारी या लैम्बोर्गिनी? जैसे ही वो फेरारी के सेक्शन में पहुंचे, वहां का नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां खड़ी कार मॉडल्स की खूबसूरती, लंबाई और कदकाठी वाकई स्टार लेवल की थी। हर कोई उन पर फिदा था। तभी जियांग चैंग की नजर एक खास मॉडल पर पड़ी। वो चौंक गया, ये तो झो यिंग है, लेकिन वो इतनी दुखी और परेशान क्यों दिख रही है? वहां एक बदतमीज फोटोग्राफर जबरदस्ती उसके बेहद करीब जाकर अजीब एंगल से तस्वीरें ले रहा था। झो यिंग ने अपना चेहरा छुपाते हुए विनती की, कृपया इस तरह की तस्वीरें ना ले, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन वो आदमी चिल्लाने लगा, ओह, ये मॉडल इतना नखरे क्यों दिखा रही है? अगर तुम्हें तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है तो ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ खड़ी क्यों हो? मैं जैसे चाहूं वैसे फोटो लूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की?
भीड़ जमा होने लगी थी, लेकिन कोई भी उस लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। झो यिंग की आंखों में आंसू थे और वो पूरी तरह लाचार महसूस कर रही थी। जियांग चेंग का खून खौल उठा। उसने ठंडे दिमाग से अपने कोट के बटन खोले और सीधे उस फोटोग्राफर की तरफ बढ़ा। उसे याद आया कि सिस्टम ने उसे निजी सुरक्षा टीम दी है, लेकिन इस छोटे से कीड़े के लिए वो खुद ही काफी था। उसने झो यिंग के सामने आकर उस फोटोग्राफर का कैमरा हाथ से पकड़ लिया। जियांग की आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने पूरे हॉल को शांत कर दिया। कैमरा नीचे करो, इससे पहले कि मैं इसे तुम्हारे सिर पर तोड़ दूं, अपनी हद में वापस आ जाओ। फोटोग्राफर जियांग चेंग के महंगे कपड़ों और उसके चेहरे के खौफ को देखकर हकबका गया। जियांग ने झो यिंग की तरफ देखा, जो अब उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। जैसे ही उस बदतमीज फोटोग्राफर ने हाथ उठाया, जियांग चेंग ने पलक झपकते ही उसे जमीन पर दे मारा। फोटोग्राफर का महंगा कैमरा टूटकर चकनाचूर हो गया। वो चिल्लाया, मेरी तस्वीरें, मेरी हफ्तों की मेहनत बर्बाद हो गई, कमीने तुझे दिखता नहीं? जियांग चेंग ने शांत भाव से अपना फोन जेब में रखा। मेरा पैर फिसल गया और तुम्हारा कैमरा टूट गया। मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा, लेकिन तुमने पहले हमला किया था। उसने हॉल के मैनेजर की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, मैनेजर हुआंग, पुलिस को बुलाइए और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखिए। आत्मरक्षा के कानून के तहत इसे अब पुलिस ही संभालेगी। मैनेजर हुआंग पसीने पसीने होते हुए दौड़ा आया। जी श्रीमान जियांग, मुझे बहुत खेद है कि आपको यहाँ परेशानी हुई। सुरक्षाकर्मियों, इसे बाहर ले जाओ और पुलिस के हवाले करो। भीड़ में खड़े जियांग के दोस्त वैंग और चेन तालियां बजाने लगे। शानदार मुक्का था जियांग, तुमने तो उसे दिन में तारे दिखा दिए। तभी झो यिंग, जिसकी आंखों में अभी भी डर था, आगे आई। जियांग चेंग, तुम ठीक तो हो ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे और मेरी मदद करोगे। शुक्रिया। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या होगा, जरूरी ये है कि तुम सुरक्षित हो। उसने अपने दोस्तों से उसका परिचय कराया। ये मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट है, झू यिंग। दोस्तों ने मजाक में चुटकी ली, अरे तो ये पुरानी जान पहचान है। तभी जियांग शाओ इतने गुस्से में थे। बातों बातों में झू यिंग ने पूछा, तुम चेंगदू कब वापस जा रहे हो? मैंने अब तक तुम्हें थैंक यू डिनर भी नहीं दिया है। जियांग ने जवाब दिया, अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन आज रात चेन हाओ की तरफ से डिनर है। क्या तुम काम खत्म करने के बाद हमारे साथ चलना चाहोगी? झू यिंग ने खुशी खुशी हामी भर दी। दोस्तों के साथ घूमते हुए जियांग की नज़र एक 4 दरवाजों वाली लग्जरी सुपर कार पर पड़ी। इसका 3.0T इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन और मस्कुलर लुक उसे काफी पसंद आया। उसने सेल्स मैनेजर को बुलाया और बिना समय बर्बाद किए कहा, सीधे मुद्दे पर आते हैं, इसकी कीमत क्या है? मैनेजर ने झुककर कहा, सर इस टॉप वेरिएंट की कीमत 22 लाख है। हम इसके साथ कई एक्सेसरीज और मुफ्त उपहार भी दे रहे हैं। जियांग चैंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। उपहार मायने नहीं रखते, क्या तुम इसे चेंगदू डिलीवर कर सकते हो? मुझे ये अपने पिताजी के लिए चाहिए। मैनेजर की आंखें चमक उठी। बिल्कुल सर, हम देश भर में डिलीवरी देते हैं और रजिस्ट्रेशन में भी पूरी मदद करेंगे। जियांग चैंग ने लापरवाही से अपना कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया। ठीक है, पेमेंट लो। और जब कार चेंगदू पहुंचे तो एक शानदार हैंडओवर सेरेमनी तैयार करना। मैं अपने पिता को एक ऐसा सरप्राइज देना चाहता हूं जो उन्हें ताउम्र याद रहे। मैनेजर ने गर्व से कहा, निश्चिंत रहिए बॉस, आपके पिता को ऐसा अनुभव मिलेगा कि उन्हें खुद पर गर्व होगा। ऑटो शो के शोर शराबे के बीच जियांग चेंग ने जब अपने पिता के लिए सुपर कार खरीदी तो उसके दोस्त दंग रह गए। वांग झेंग ने चुटकी लेते हुए कहा, भाई जियांग, क्या ये कार सच में आपके पिता के लिए है? मैं तो अपनी पहली सुपर कार के लिए सालों रोया था और आप इसे साधारण कह रहे हैं। जियांग चेंग ने लापरवाही से कंधा उचकाया। उसके लिए ये केवल एक तोहफा था, लेकिन उसके दोस्तों के लिए ये एक हफ्ते में खरीदी गई चौथी फेरारी थी। उन्होंने मन ही मन मान लिया, जियांग चेंग की फिजूल खर्ची अब लीक से हटकर है। काम खत्म होने के बाद जियांग चेंग और जू यिंग साथ निकले। शाम की ढलती धूप में जू यिंग वाकई किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। बातों बातों में उसने अपना दर्द साझा किया। मेरे परिवार के दिवालिया होने के बाद लोग पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब खुद कमाना ज्यादा सुकून देता है। जियांग चेंग ने उसकी सादगी की तारीफ की तो वो मुस्कुरा दी। जियांग ने मजाक में कहा, मुझे लगा था तुम कोई कूल और नखरे वाली स्कूल ब्यूटी होगी, पर तुम तो बहुत सरल निकली। रात का खाना एक फार्म हाउस पर तय हुआ। माहौल जमने ही वाला था कि अचानक वहां वांग कियांग नाम का एक शख्स दाखिल हुआ। उसे देखते ही चेन हाओ का चेहरा उतर गया। उसने फुसफुसाते हुए जियांग से कहा, धिक्कार है, इस वांग कियांग को यहाँ किसने बुलाया? इसकी भाई वांग से पुरानी दुश्मनी है। वांग कियांग, जो खुद को भाई वांग कहलाना पसंद करता था, बड़ी अकड़ में वहां बैठा। वो अपनी शेयर मार्केट की सफलताओं और 10 मिलियन के मुनाफे की डींगे हाँकने लगा। वो बातों बातों में चेन हाओ और वांग झेंग का अपमान करने की कोशिश कर रहा था। जब वांग कियांग ने सच्चे दोस्तों और संपर्कों पर लेक्चर देना शुरू किया तो चेन हाओ का सब्र टूट गया। उसने बीच में ही टोक दिया, भाई शियाओ कियांग, अगर तुम इतने ही सफल हो गए हो तो 2 साल पहले जो तुमने 20 लाख उधार लिए थे वो तो चुका दो, ब्याज छोड़ो, बस मूलधन ही दे दो। ये सुनते ही वांग कियांग का चेहरा लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, चेन हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की?
जियांग चेंग, जो अब तक खामोशी से अपना ड्रिंक पी रहा था और जू इंग के साथ बातचीत कर रहा था, ने शांति बनाए रखने के लिए बीच में दखल दिया। भाई चेन, छोड़िए, आज हम यहाँ मौज मस्ती के लिए आए हैं, पुरानी बातों को मूड खराब ना करने दें। वांग कियांग, जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, ने अपनी नफरत भरी निगाहें जियांग चेंग पर टिका दी। उसे लगा कि जियांग चेंग कोई साधारण सा लड़का है जो इन रईसों के साथ चिपक कर यहाँ आ गया है। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, ये देहाती कहाँ से आया है? जियांग और चेन के बीच में तुझे बोलने का अधिकार किसने दिया? अपनी औकात देख और चुपचाप एक कोने में बैठा रह। पूरा फार्म हाउस सन्न रह गया। चेन हाओ और वांग झेंग की सांसें थम गईं। उन्हें पता था कि वांग कियांग ने मौत को दावत दे दी है। उन्होंने जियांग चेंग के उस चेहरे को देखा जो अब एकदम शांत था, और यही शांति सबसे ज्यादा डरावनी थी। बहस के दौरान वांग कियांग के हाथ से ड्रिंक छलक कर झो यंग के कपड़ों पर गिर गई। जियांग चेंग की आंखों में अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी। उसने शांत पर कड़क आवाज में कहा, तुमने मेरी सहपाठी के कपड़े गंदे किए हैं, माफी मांगो। वांग कियांग हंसा, माफी? इस देहाती से तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? चटाक। अगले ही पल जियांग चेंग का एक जोरदार तमाचा वांग कियांग के चेहरे पर था। जियांग ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो। पैसे ना हो तो मैं दे दूंगा, पर अपनी गंदी जुबान बंद रखो। अपमानित होकर वांग कियांग चिल्लाते हुए वहां से निकल गया। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस घटना के बाद जियांग चेंग ने झो यंग को घर छोड़ने का फैसला किया। झो यंग ने जियांग की सुपर कार की कमान संभाली। उसकी ड्राइविंग स्किल देख जियांग चेंग दंग रह गया। वाह, तुम तो चेंगदू की मशहूर वारिस रही हो, सुपर कार चलाना तो तुम्हारे खून में है। झो यंग मुस्कुराई, मुझे रेसिंग पसंद है, पर परिवार की सख्ती की वजह से मौका नहीं मिला। जियांग ने वादा किया कि अगली बार वो उसे रेस ट्रैक पर ले जाएगा। घर पहुंचकर झो यंग अचानक शर्माते हुए अंदर दौड़ गई, जिससे जियांग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जियांग चेंग ने सोने से पहले अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम को बस एक छोटा सा काम सौंपा था, वांग परिवार की फूड इंडस्ट्री की असलियत सामने लाओ। अगले दिन सुबह होते ही पूरे शंघाई के सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया। ट्रेंडिंग न्यूज, वांग्स फूड्स का काला सच, बदबूदार पैरों से कुचले गए अचार वाले पत्ता गोभी, एक्सपायर्ड नूडल्स, सड़े हुए कच्चे माल का इस्तेमाल, गंदा पानी, बांस के अंकुरों को गंदे नालों के पानी में भिगोने का खुलासा। वांग झेंग ने हड़बड़ाते हुए जियांग चेंग को फोन किया, भाई जियांग, क्या आपने न्यूज देखी? वांग कियांग का पूरा खानदान सड़क पर आ गया है। उनकी दोनों लिस्टेड कंपनियों के शेयर मिट्टी में मिल गए हैं। सरकार ने फैक्ट्रियां सील कर दी हैं और सारे सप्लायर्स ने हाथ खींच लिए हैं। उनका करोड़ों का नुकसान हो चुका है। चैन हाओ ने भी साथ दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई जियांग इतने प्रभावशाली हैं। कल रात उन्होंने बस इतना कहा था कि देखते हैं वे कितने सक्षम हैं, और आज पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया। जियांग चेंग ने शांति से कॉफी का घूंट भरा। उसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। जिसने उसकी दोस्त का अपमान किया और उसे देहाती कहा, उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही थी। उधर वांग परिवार के आलीशान विला में मातम छाया था। वांग के पिता दहाड़ रहे थे। 30 साल की मेहनत से बनाई 70% मार्केट हिस्सेदारी रातों रात राख हो गई। कौन है वो जिसने हमें निशाना बनाया है? तभी उनका बेटा वांग कियांग सूझे हुए चेहरे के साथ अंदर आया। पिताजी, कल रात एक देहाती ने मुझे पीटा था, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। बाप ने अपना सिर पकड़ लिया। मूर्ख, जिसे तू देहाती कह रहा है, उसने हमारे 500 मिलियन के साम्राज्य को 100 मिलियन पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आज तूने उसे माफी नहीं मांगी तो मैं तेरी मां को तलाक दे दूंगा और तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे। वांग कियांग की मां चिल्लाई, क्या? एक मामूली माफी के लिए तलाक? थोड़ा पैसा फेंककर मामला रफा दफा करो। बूढ़े वांग ने मेज पर हाथ पटका, पैसा? अब हमारे पास सिर्फ कर्ज बचेगा। जाओ और उस जियांग चेंग के पैरों में गिर जाओ, वरना तुम दोनों के पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उसी वक्त जियांग चेंग के पास उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम की रिपोर्ट आई। महोदय, वांग परिवार की सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्हें 400 मिलियन का सीधा नुकसान हुआ है। वे अब पूरी तरह आपके रहमो करम पर है। जियांग चेंग ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। उसे पता था कि अब वांग परिवार खुद घुटनों के बल चलकर उसके पास आएगा। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। जियांग चेंग की आंखें खुली तो उसने खुद को साफ सुथरे पजामे में पाया। मैनेजर वांग युआन दलिया और हैंगओवर सूप लेकर खड़ी थी। जियांग ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा, क्या तुमने मेरे कपड़े बदले? कल रात काफी ज्यादा हो गई थी। युआन ने शर्माते हुए नजरें झुकाई। जी श्रीमान जियांग, आप सोफे पर असहज थे, इसीलिए मुझे आपको बिस्तर तक ले जाना पड़ा और आपके कपड़े बदलने पड़े, पर मैंने और कुछ नहीं किया। जियांग ने मजाक में कहा, अफसोस, मुझे लगा मैंने तुम्हारे बारे में कोई हसीन सपना देखा था, पर वो सिर्फ सपना ही निकला। मैनेजर वांग का चेहरा लाल हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, श्री जियांग, अगर आप चाहें तो मैं अपनी नई मसाज टेक्निक आपको दिखा सकती हूँ, इससे आपकी थकान मिट जाएगी। जियांग चेंग बेड पर लेट गया। जैसे ही मैनेजर वांग ने मसाज शुरू की, जियांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, क्या ये सच में एक थॉन्ग है? मैनेजर वांग ने तो सेफ्टी शॉर्ट्स तक नहीं पहने। क्या उन्हें मुझ पर इतना भरोसा है या ये कोई इशारा है? जियांग चेंग ने अपनी उत्तेजना पर काबू पाने के लिए लंबी सांस ली। शांत जियांग, शांत, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रख। मसाज वाकई बहुत ही प्रोफेशनल और फॉर्मल थी। जियांग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो 7वें आसमान पर हो।
बहुत मजा आया युआन, तुम वाकई कमाल की हो, 100 में से 100 अंक। मैनेजर वांग धीरे से मुस्कुराई और जियांग के और करीब आते हुए बोली, श्री जियांग, अभी तो बस शुरुआत है, अब मैं अपनी पोजीशन बदल रही हूँ, उम्मीद है आपको ये और भी पसंद आएगा। जियांग चेंग को समझ आ गया कि आज का दिन काफी इंटेंस होने वाला है। उधर वांग कियांग अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ एक बुटीक होटल में चेक इन करने पहुंचा। उसका इरादा अपनी कल की हार का गम मिटाना था, लेकिन जैसे ही उसने कार्ड स्वाइप किया, रिसेप्शनिस्ट ने झिझकते हुए कहा, क्षमा करें श्रीमान, आपका कार्ड रिजेक्ट हो गया है, इसकी लिमिट समाप्त हो चुकी है। वांग कियांग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दूसरा कार्ड आजमाया, फिर तीसरा, पर कोई काम नहीं आया। उसके पिता ने उसकी सारी सुख सुविधाएं छीन ली थीं। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे हिकारत से देखा और चिल्लाई, कंगाल कहीं के, बड़े आदमी बनने का नाटक कर रहे थे, लग्जरी कार घुमाते हो और जेब में कमरे के पैसे नहीं है, मेरा समय बर्बाद कर दिया घटिया इंसान। वो उसे वहीं छोड़कर चली गई। तभी उसके पिता का फोन आया, मूर्ख, अगर आज तुमने जियांग चेंग से माफी नहीं मांगी तो तुम सड़क पर भीख मांगोगे, तुम्हारा परिवार दिवालिया होने वाला है। हार मानकर वांग कियांग सीधा वांग झेंग और चेन हाओ के पास पहुंचा। उसकी हालत किसी भिखारी जैसी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई वांग, भाई चेन, मुझसे गलती हो गई, मुझे जियांग चेंग से मिलवा दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वांग झेंग ने हंसते हुए चेन हाओ की तरफ देखा, अरे शियाओ कियांग, क्या तुम वही हो जो कल उसे देहाती कह रहे थे, अब खुद मार खाने उसके घर पहुंचना चाहते हो? अंत में वांग झेंग ने जियांग चेंग को फोन लगाया। जियांग ने शांत भाव से कहा, कोई बात नहीं, उसे आज रात टैक्स आने दो, वहीं फैसला होगा। शाम के 7:30 बजे जियांग चेंग अपनी सुपर कार में झोयेंग को लेकर टैक्स क्लब पहुंचा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, पूरा क्लब उनके सम्मान में झुक गया। क्लब के मैनेजर और जियांग के दोस्तों ने एक सुर में कहा, नमस्कार भाई जियांग, नमस्कार भाभी जियांग। झोयेंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन सोच रही थी, सब मुझे जियांग चेंग की गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं, पर मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एहसास बुरा नहीं है। मैनेजर दौड़ता हुआ आया, युवा स्वामी जियांग, आज का क्या प्रोग्राम है? जियांग चेंग ने सोफे पर पसरते हुए आदेश दिया, 3 विशालकाय ड्रैगन, एस ऑफ स्पेड्स, महंगी शराब की बोतलें, फल और हाँ, कुछ डिब्बे वांगजी दूध के भी लाना। झोयेंग को शायद यही पसंद आए। मैनेजर ने उत्साहित होकर पूछा, सर, क्या माहौल बनाने के लिए लड़कियों की एटमॉस्फेयर टीम को बुलाऊं? चेन हाओ ने तुरंत मैनेजर को डांटा, मूर्ख, क्या तुझे दिखता नहीं कि भाई जियांग अपनी पत्नी झोयेंग के साथ आए हैं? क्या तू अपनी मौत को दावत दे रहा है? मैनेजर पसीने पसीने हो गया और झोयेंग के सामने झुककर माफी मांगने लगा, भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जबान फिसल गई थी, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ। क्लब के सबसे महंगे वीआईपी सेक्शन में जियांग चेंग राजा की तरह बैठा था। सराउंड साउंड और लाइट्स के बीच सबकी निगाहें सिर्फ उसी पर थीं। वहीं दूसरी ओर क्लब के दरवाजे पर वांग कियांग खड़ा था, जो अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे पता था कि आज रात या तो उसका भविष्य बनेगा या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जियांग चेंग ने वांगजी दूध का एक घूंट लिया और झोयिंग की तरफ देखकर मुस्कुराया। टैक्स क्लब के वीआईपी सेक्शन में सन्नाटा छा गया जब वांग कियांग कांपते हुए जियांग चेंग के सामने आया। युवा स्वामी जियांग, कल मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं नशे में था, प्लीज मुझे और मेरे परिवार को बख्श दीजिए। जियांग चेंग ने शांत भाव से झोयिंग की तरफ इशारा किया। वांग कियांग तुरंत उसके पैरों में गिर गया। भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए। झोयिंग ये देखकर दंग थी कि जियांग चेंग ने केवल उसके स्वाभिमान के लिए इतने बड़े खानदान को घुटनों पर ला दिया था। उसके मन में जियांग के लिए सम्मान और बढ़ गया। जियांग चेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कियांग, मैंने सुना है तुम्हें बोतलें तोड़ने का बड़ा शौक है। ये एस ऑफ स्पेड्स की 3 महंगी बोतलें खत्म करो और फिर एक एक करके इन्हें अपने ही सिर पर तोड़ो। अगर शो अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हारा कार्ड अनलॉक करवा दूं। वांग कियांग के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने शराब गटक ली और फिर कड़क, एक के बाद एक 3 बोतलें उसने अपने सिर पर फोड़ लीं। खून से लथपथ वांग कियांग फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। क्लब में मौजूद लड़कियां कांप उठीं। जियांग चेंग दिखने में जितना हैंडसम था, अंदर से उतना ही बहरम। जियांग चेंग ने लापरवाही से वांगजी दूध का डिब्बा उठाया। एम्बुलेंस बुलाओ, इसे मरने मत देना, और हाँ, ये गंदगी साफ कर देना। दोस्तों के बीच उसका खौफ अब पक्का हो चुका था। रईसों के बीच कानाफूसी होने लगी कि जियांग चेंग की असली ताकत किसी की कल्पना से भी परे है। देर रात जियांग चेंग ने झोयिंग को घर छोड़ा। झोयिंग ने धीरे से कहा, शुक्रिया जियांग, पर अगली बार हम अकेले मिलेंगे। मुझे इन अनजान लोगों के बीच डर लगता है। जियांग ने उसकी आंखों में देखा और वादा किया, अगली बार कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। घर लौटते समय जियांग चेंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम को कॉल लगाया। वांग परिवार पर हमले रोक दो, उन्हें सबक मिल चुका है। अब बताओ वो कीड़ा झांग यू क्या कर रहा है? रिपोर्ट मिली, बॉस, झांग यू आपके खिलाफ जानकारी जुटा रहा है और मुकदमा करने की तैयारी में है। साथ ही वो अभी भी यू शियाओ को हर रोज परेशान कर रहा है। जियांग चेंग की आंखों में कत्ल का इरादा चमक उठा। ये निकम्मा नहीं सुधरेगा। आज रात जाल बिछाओ, कल सुबह तक वो इस देश में नहीं दिखना चाहिए। उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। जैसे ही जियांग चेंग अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, मैनेजर वांग योयान ने झुककर स्वागत किया।
श्री जियांग, आपका स्वागत है। जियांग चेंग थका हुआ था। उसने मुस्कुराकर योयान की तरफ देखा। मैनेजर वांग, हम सिर्फ आधे दिन के लिए अलग हुए थे, इतनी औपचारिकता क्यों? क्या तुमने मेरे लिए कुछ खास तैयारी की है? मैनेजर वांग की मुस्कान में एक अलग ही रहस्य था। बेशक श्री जियांग, आपकी थकान मिटाने के लिए मैंने कुछ नया सोचा है। झांग यू, जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, थाईलैंड के एक नेचर बार में ली मिन हैंग नाम के एक हैंडसम लड़के के जाल में फंस गया। उसे लगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मिन हैंग दरअसल जियांग चेंग की विशेष सुरक्षा टीम का एक खतरनाक मोहरा है। 1.5 घंटे की झूठी बातों और इमोशनल ड्रामा के बाद मिन हैंग ने जियांग यू को थाईलैंड की फ्लाइट पकड़ने के लिए उकसाया। झांग यू अपनी बर्बादी की ओर खुद खिंचा चला गया। अगले दिन दोपहर में जियांग चेंग बैंकॉक पहुंचा। वहां उसकी सुरक्षा टीम के कप्तान वांग शेंग ने उसका स्वागत किया। जियांग ने तुरंत अपना सिस्टम अपडेट देखा। सिस्टम अपग्रेड, अब ये केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। वांग शेंग, कैप्टन, 120, पूर्ण निष्ठा, जीवन मरण का बंधन। जियांग चेंग ने ठंडी आवाज में पूछा, झांग यू कहाँ है? वांग शेंग ने झुककर जवाब दिया, बॉस, हमने उसे होटल में सुरक्षित कर लिया है, वो पूरी तरह हमारे चंगुल में है। जब जियांग चेंग होटल पहुंचा तो झांग यू बुरी तरह डरा हुआ था। उसे लगा था कि वो यहाँ मजे करने आया है, पर सामने साक्षात यमराज खड़ा था। जियांग चेंग ने उसे देखते ही कहा, झांग यू, तुम तो बड़े खिलाड़ी बनते थे, फिर यू शियाओ शियाओ को इतना परेशान क्यों कर रहे थे? क्या मैंने तुम्हें पिछली बार चेतावनी नहीं दी थी? झांग यू कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा, जियांग चेंग, तुम यहाँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ शियाओ शियाओ का नाम भी नहीं लूंगा। हत्या करना कानून के खिलाफ है। जियांग चेंग हंसा। उसकी हंसी में बर्फ जैसी ठंडक थी। हत्या नहीं झांग यू, थाईलैंड में तो एक्सीडेंट और ओवरडोज आम बात है, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। वांगशेंग, इसका पासपोर्ट, फोन, पैसा और पहचान पत्र सब कुछ छीन लो। इसे बिना कपड़ों के सड़क पर फेंक दो। जियांग ने झांग यू की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम इस देश से जिंदा वापस जा सके तो मैं इसे ईश्वर की इच्छा मानूंगा। अब दफा हो जाओ। झांग यू को बिना किसी पहचान के थाईलैंड के अनजान रास्तों पर लावारिस छोड़ दिया गया। ये मौत से भी बदतर सजा थी। झांग यू का निपटारा करने के बाद जियांग चेंग अपने असली काम पर लौटा। उसे सिस्टम से मिले हेंगचेंग कंपनी के शेयरों पर साइन करना था। जैसे ही जियांग चेंग हेंगचेंग के हेडक्वार्टर पहुंचा, वहां के प्रमुख शेयरधारक मारियो ने उसका भव्य स्वागत किया। मारियो ने हाथ मिलाते हुए कहा, नमस्कार भाई जियांग चेंग, आखिरकार आपसे मिलने का मौका मिल ही गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा नया बॉस इतना युवा और प्रभावशाली होगा। जियांग चेंग ने कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस की कुर्सी संभाली। उसके चेहरे पर एक विजेता की चमक थी। मारियो, औपचारिकताएं छोड़ो, मुझे कंपनी की रिपोर्ट्स दिखाओ। मैं यहाँ सिर्फ घूमने नहीं, अपना साम्राज्य फैलाने आया हूँ। हेंगचेंग कंपनी के आलीशान दफ्तर में जियांग चेंग ने 20% शेयरों के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। मारियो, जो अब जियांग के लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि जीवन मरण का दोस्त, फ्रेंडशिप 110 बन चुका था, ने उत्साह से कहा, भाई, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। चलो, मैं तुम्हें यहाँ की असली नाइट लाइफ और संस्कृति का अनुभव कराता हूँ। जियांग चेंग ने मन ही मन सोचा, यहाँ की संस्कृति? मैं अभी एक मासूम बच्चा हूँ, मुझे इन सब चक्करों से दूर ही रहना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया भाई, पर मुझे कुछ जरूरी काम है। संस्कृति का अनुभव फिर कभी। रात को जियांग चेंग बैंकॉक के नाइट मार्केट में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी बच्ची एनी पर पड़ी, जो भीड़ में खो गई थी। जियांग और उसके सुरक्षा कप्तान वांग शेंग ने बच्ची को बदमाशों से बचाया। कुछ ही देर में बच्ची की माँ आन शिन वहां पहुंची। जियांग ने जैसे ही उसे देखा, सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया। नाम आनशिन, उम्र 26, खूबसूरती 93, फिगर 94, गोपनीयता 0, मित्रता 70। ट्विस्ट, सिस्टम के अनुसार वो अब भी वर्जिन थी, लेकिन एनी उसकी बेटी थी। जियांग चेंग का दिमाग चकरा गया। अगर इसकी प्राइवेसी 0 है तो इसने बिना शारीरिक संबंध के एनी को जन्म कैसे दिया? क्या ये गोदली हुई बच्ची है या कोई और बड़ा राज? आनशिन भी रोंग शहर चेंगदू की ही रहने वाली थी। उसने जियांग का वीचैट लिया और वादा किया, हम अपने शहर में मिलेंगे, तब मैं तुम्हें एक शानदार डिनर दूंगी। जियांग ने उसे अपना नंबर दिया और मन ही मन इस पहेली को सुलझाने का फैसला किया। अगली रात जियांग चेंग अपने घर पहुंचा। उसके हाथों में ढेरों शॉपिंग बैग्स थे। उसके पिता जियांग जियानमिंग और माँ ली यान उसे देखकर हैरान रह गए। बदमाश, थोड़े पैसे के आगे तू तो दिखावा करने लगा, पिता ने ऊपर से गुस्सा दिखाते हुए कहा, पर उनकी आंखों में बेटे के लिए गर्व था। जियांग ने माँ को एक ब्रांडेड बैग दिया, जिसे देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। बेटा, तेरी पसंद तो तेरे बाप से कहीं बेहतर है, ये बैग बहुत सुंदर है। फिर जियांग ने पिता को एक घड़ी गिफ्ट की। बेटा, ये घड़ी कितने की है? पिता ने पूछा। बस 1 लाख के आसपास, जियांग ने झूठ बोला। वो जानता था कि अगर उसने सच बताया कि घड़ी 10 लाख से ज्यादा की है तो उसके पिता को सदमा लग जाएगा। खाना खाते वक्त माँ ने अपनी पुरानी आदत शुरू कर दी। देख बेटा, तू बड़ा हो गया है। मेरे ऑफिस में कई सहेलियों की बेटियां हैं जो बहुत सुंदर हैं। क्या मैं तेरी शादी की बात चलाऊं?
जियांग चेंग ने तुरंत अपना सिर पकड़ा। नहीं माँ, मुझे अभी इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं टाइकू ली जा रहा हूँ, कुछ और सामान खरीदना है। रात के खाने का इंतजार मत करना। वो तेजी से घर से बाहर निकल गया। पीछे से उसके पिता ने गहरी सांस ली। पत्नी, क्या बुढ़ापे के सहारे के लिए बच्चों को पालने का यही मतलब है कि वे आते ही फिर भाग जाएं? माँ ने पलटकर जवाब दिया, चुप रहिए। शुक्र है हमारे बेटे को आपकी ये बोरिंग आदतें नहीं मिली। वो अपनी जिंदगी जी रहा है। जियांग चेंग अब चेंगडू के सबसे पॉश इलाके ताइकू ली की सड़कों पर था। उसे नहीं पता था कि यहाँ उसकी मुलाकात फिर से किसी पुराने परिचित या शायद आंशिन से होने वाली थी। खेल अब उसके अपने शहर में शुरू होने वाला था। ताइकू ली की चकाचौंध भरी सड़कों पर भीड़ जमा थी। बीचों बीच वांग युआन घुटनों के बल बैठा था, हाथ में डिडाओ का महंगा हार और 99 गुलाब लिए। वो जो युइंग को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जो युइंग, मैं तुम्हें स्कूल के दिनों से पसंद करता हूँ। मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें हर महीने 50,000 जेब खर्च दूंगा। मेरी प्रेमिका बन जाओ। भीड़ शोर मचा रही थी। इसे स्वीकार कर लो, कितना रोमांटिक है। लेकिन जो युइंग के चेहरे पर सिर्फ कोफ्त थी। उसने साफ कह दिया, वांग युआन, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ, ये सब बंद करो। तभी जियांग चेंग वहां पहुंचा और सिस्टम ने तुरंत विकल्प दिया। जियांग ने कंजम्पशन क्रेडिट कार्ड के लालच में जो युइंग की मदद करने का फैसला किया। वो सादगी से आगे बढ़ा और रास्ते से चुने हुए कुछ जंगली फूलों का गुलदस्ता जो युइंग की ओर बढ़ाते हुए बोला, अरे सुंदरी, अगर तुम्हें वो महंगे गुलाब पसंद नहीं तो क्या मेरे ये जंगली फूल स्वीकार करोगी? भीड़ हंसने लगी। वांग युआन ने जियांग का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ, एक और इंटरसेप्टर। खुद को देखो, एक सस्ता बुके तक नहीं खरीद सकते और यहाँ हीरो बन रहे हो। जो युइंग को लग्जरी लाइफ चाहिए जो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। लेकिन सबको तब बड़ा झटका लगा जब जो युइंग ने मुस्कुराते हुए जियांग चेंग के जंगली फूल हाथ में थाम लिए और कहा, धन्यवाद, मुझे ये फूल बहुत पसंद आए। वांग युआन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। जो युआन, तुम पागल हो गई हो? ये कंगाल तुम्हें क्या देगा? क्या ये तुम्हें लग्जरी कार में घुमा सकता है? क्या ये तुम्हारा 50,000 का मासिक खर्चा उठा सकता है? उसने जियांग की तरफ देखकर ताना मारा, अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। जाओ यहाँ से। जियांग चेंग बस मुस्कुराता रहा। तभी पास के एक शोरूम से मैनेजर दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके हाथ में कीमती बेल्ट का बॉक्स था। क्षमा कीजिए श्रीमान जियांग, आप खरीदारी के बाद अपनी ये बेल्ट वहीं छोड़ आए थे। मैं इसे आपके लिए ले आया हूँ। मैनेजर ने झुककर सामान दिया। जियांग चेंग ने लापरवाही से इशारा किया, ठीक है, इसे बाहर खड़ी उस गाड़ी में रख दो। भीड़ की निगाहें उस तरफ घूमी जहां एक चमचमाती पोर्श 918 खड़ी थी। वांग युआन की कार इसके सामने खिलौने जैसी लग रही थी। 918 की कीमत वांग की कार से 10 गुना ज्यादा थी। ताइकोली में सन्नाटा छा गया। जो लोग जियांग चेंग को कंजूस कह रहे थे वे अब उसकी अमीरी देखकर कांप रहे थे। वांग युआन हक्का बक्का रह गया। ये 918 तुम्हारी है? जियांग चेंग ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। तो दोस्त, क्या हाल है? क्या मेरी कार तुम्हारे 50,000 के बजट में फिट बैठती है? वांग युआन के पास कोई जवाब नहीं था। वो सबके सामने एक जोकर बन चुका था। जियांग चेंग ने जो युइंग की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो चले। आज के लिए शुक्रिया जियांग, तुम आज भी उतने ही चंचल और सरप्राइज देने वाले हो जितने स्कूल के दिनों में थे। जियांग चेंग चौंक गया। क्या स्कूल के दिनों में देवी ने मुझ पर ध्यान दिया था? जो युइंग बस मुस्कुरा दी और पोर्श 918 के इंजन की दहाड़ के साथ वे ताइकू ली से निकल गए। ताइकू ली की शाम अब और भी हसीन हो गई थी। जियांग चेंग ने जो युंग का हाथ थामा और उसे सीधे कार्टिये के शोरूम ले गया। जो युंग झिझक रही थी, पर जियांग के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। जब मैनेजर ने पैंथर कलेक्शन का कीमती हार दिखाया तो जियांग ने बिना सोचे पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है? जो युंग ने कहा कि वो बस मजाक कर रही थी, लेकिन जियांग गंभीर था। उसने मैनेजर से कहा, सिर्फ ये हार नहीं, वो घड़ी और बाकी गहने भी सब पैक कर दो। शोरूम के स्टाफ की आंखें फटी रह गईं। 10 लाख, 1 मिलियन का बिल। जियांग चेंग ने कार्ड स्वाइप किया और उसे ऐसे लिया जैसे कोई मामूली चाबी का गुच्छा हो। उसी पल सिस्टम ने धमाका किया। स्पेंडिंग मल्टीप्लायर कार्ड एक्टिवेटेड। 50 गुना रिबेट प्राप्त। 50 मिलियन युआन, 5 करोड़ आपके खाते में जमा। जियांग चेंग मन ही मन हंसा। जो युंग को खुश करने के बदले उसे 50 गुना मुनाफा मिल गया। जियांग चेंग ने जो युंग को उसके पुराने घर तक छोड़ा। वो एक पुरानी इमारत थी जिसमें लिफ्ट तक नहीं थी। जो युंग ने भावुक होकर बताया कि उसके पिता के जाने के बाद यही एक घर बचा है। जियांग उसे ऊपर छोड़ना चाहता था, पर जो युंग ने उसे विदा कर दिया। जैसे ही जो युंग घर के अंदर दाखिल हुई, उसकी मां ली यान उसे ढेरों शॉपिंग बैग्स के साथ देखकर चौंक गईं। यिंगर, क्या वांग युआन के साथ सब ठीक हो गया? क्या ये सब उसने दिया है? जो युंग ने सख्ती से मना किया। नहीं मां, ये वांग युआन ने नहीं दिया, मुझे वो पसंद नहीं है। मां की आवाज भारी हो गई। बेटा, हमारे हालात समझो। तेरे पिता कर्ज छोड़ गए हैं, हम भाग रहे हैं। वांग परिवार हमारा कर्ज चुका सकता है। वांग युआन भले ही अच्छा ना हो, पर शादी के बाद वो सुधर जाएगा। अचानक मां की नजर झो युंग के गले में चमकते कार्टियर के हार पर पड़ी। उनकी आंखें फैल गईं। ये हार, ये तो लाखों का है। अगर ये वांग युआन ने नहीं दिया तो किस सहपाठी ने दिया है? क्या तेरा उसके साथ कोई गहरा रिश्ता है? जो युंग ने सफाई दी। मां, हम सिर्फ पुराने सहपाठी हैं। वो बहुत अमीर है, उसके लिए ये चीजें मामूली खिलौनों जैसी हैं। मां ने उसकी आंखों में झांका।
क्या तुम उसे पसंद करती है क्योंकि उसके पास पैसा है? देख बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता, मैं नहीं चाहती कि तू गरीबी में तड़पे। जो युंग ने दृढ़ता से जवाब दिया, माँ, अगर मैं भविष्य में उसके साथ रही भी तो वो पैसों के लिए नहीं होगा। मैं जियांग चेंग के साथ तब भी रहूंगी जब उसके पास एक पैसा ना हो। मुझे उसकी दौलत से नहीं, उसके व्यक्तित्व से लगाव है। माँ चुप हो गई, पर उनकी आंखों में फिक्र और उम्मीद दोनों थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी किसी अमीर लड़के का सिर्फ एक शौक बनकर न रह जाए। उधर जियांग चेंग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अगले मिशन के बारे में सोच रहा था। उसे पता चल चुका था कि जो युंग का परिवार भारी कर्ज में डूबा है। उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। वांग शेंग, जो युंग के परिवार पर जितना भी कर्ज है उसका पता लगाओ, और हाँ, उस कर्ज को खरीदने वाले लेनदारों की लिस्ट मेरे पास अभी होनी चाहिए। जियांग चेंग का इरादा साफ था। वो जो युंग को सिर्फ कहने नहीं बल्कि उसकी खोई हुई आज़ादी लौटाना चाहता था।